सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। 33 ईयर्स लास्ट रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर वाइज हम देख रहे हैं। आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आप क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब ये वीडियो बन रहा है तो उस समय बोर्ड के एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं, वन शॉट्स वगैरह मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो देखो कैसे फायदा लेना है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये एमसीक्यूज के जरिए अपने कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से अच्छे से कवर कर सकते हो। जेई के क्वेश्चन कराता है तो थोड़ा सा अप टू लेवल हो जाता है, लेकिन नीट के क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो बोर्ड लेवल और वो दोनों लगभग लगभग इक्विवेलेंट माने जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो इसके पहले ही मैंने वन शॉट वीडियो सभी फिजिक्स के चैप्टर्स के बना दिए हैं। अब अगर आपने वो चैप्टर्स देखे हैं तो ये बहुत स्मूथली आपको समझ में आएगा। और बाई चांस अगर आपने पहले से चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन होगा, क्योंकि मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं चैप्टर वाइज उठा रहा हूं, वरना अब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। चैप्टर वाइज करेंगे तो एक स्ट्रीम लाइन हमारा कॉन्सेप्ट भी बनता हुआ चलेगा, जो नहीं आती है चीजें। जहां पर रिक्वायरमेंट होगी मैं वहां पर घुसकर चीजों को बताऊंगा, ताकि आपको उसके जरिए और भी क्वेश्चंस जो अननोन होते हैं वो करे जा सके। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अभी का लेक्चर। आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, प्रणव पांडे मेरा नाम है। ये चीजें मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। नीट फिजिक्स, जेई मेंस, जेई फिजिक्स को मैं पढ़ाता हूँ। 11th 12th के लिए, एनडीए के लिए मैथमेटिक्स फिजिक्स में पढ़ाता हूँ। यूपीएससी के लिए एक अलग चैनल है मेरा, जिसमें यूपीएससी सीएससी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स ऑप्शनल, वो एक डिफरेंट चीज है। तो कुल मिलाकर आप मेरे पर रिलाई कर सकते हो। एमएससी फिजिक्स मैंने किया हुआ, पिछले 7-8 सालों से मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक ठाक मुझे एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि कैसे करके चीज़ें आती हैं, कैसे करके स्टूडेंट्स को समझ में आता है और कहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अपना ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। एक एक करके समझना है क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूंगा, लेकिन यार वो तो मैंने ना पहले ही कर रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो अभी क्या करूंगा ना, जहां पर क्वेश्चन आएगा उसके रिलेटिव जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो डिस्कस कर दूंगा फटाफट से। ठीक है, स्टिल आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, नीचे मुझे पिंग करना, ताकि मैं आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट के लिए बता सकूं कि किस वीडियो को आप रेफर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जाकर देख लेना। An AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency। ये बोल रहे हैं कि क्या क्या इनमें से होगा। देखो, डिक्रीज डिस्प्लेसमेंट करंट का ये कॉन्सेप्ट है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे पहला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट ही होता है। कुछ नहीं होता, आपके पास एक कैपेसिटर होता है और कैपेसिटर को आपने कनेक्ट कर दिया है किसी ना किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। ठीक है, मुझे ना एक डाउट सा हो रहा है यार, मुझे लग रहा है सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं एक बार देख लूं पहले प्लीज। हेलो हेलो, यस। ठीक है, मुझे ना डाउट हो रहा था, फिर पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है, फिर दिक्कत होती है ना। चलो आप समझते हैं बात को, ठीक है अच्छे से। देखो, ये एक सी कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया किसी अल्टरनेटिंग करंट के साथ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। बेसिकली आपने जब अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसकी वोल्टेज की बात करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, साइन ओमेगा टी टाइप की वोल्टेज होगी इसमें। ये जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। ये क्या कह रहे हैं, हमने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने पे बताइए, पूछ रहे हैं करंट पर क्या होगा। देखो, अगर V इस तरीके का है तो I लगभग इस तरह का कुछ होगा, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर मैं सेम फेज में वगैरह मान लूं तो लगभग लगभग I की शक्ल कुछ इस तरह की होगी। अब इधर देखो, I बराबर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे होते हैं तो वो होता क्या है? कुछ नहीं होता। आपका यहां से समझो कि आपका यहां से करंट जा रहा है ये, और ये अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि हमने वेरिंग किस्म का पोटेंशियल लगाया होगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोला हुआ है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हो, इसका मतलब कोई वेरिंग तरह का करंट होगा। तो एक तो बात ये, जब ये करंट यहां से जाता है तो रिटर्न बैक होकर यहां आता है। इस करंट को हम कंडक्शन करंट कह लेते हैं, या फिर आई कंडक्शन कह लेते हैं, कंडक्टिंग करंट कह लेते हैं। इसके बीच में एक तरह से इंसुलेटर्स होते हैं, ग्लास होता है, आप जानते हो कैपेसिटर के बीच में, या हवा होती है, या कोई भी डाइलेक्ट्रिक होता है। तो तब भी करंट वहां से वहां क्रॉस कर जा रहा है, तो इसके अंदर जो क्रॉस जाने वाला करंट होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। बस इतनी सी बात है। मैक्सवेल ने इस चीज को करेक्ट किया था। और कुल मिलाकर भी ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आईडी और आईसी बराबर होते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट उतना ही होता है जितना कि कंडक्टिंग करंट होता है। एक बात ये आप अलग अलग तरीकों से समझ सकते हो, जंक्शन रूल से भी आप समझ सकते हो, क्योंकि देखो इसमें इस तरफ आने वाला करंट आईसी है और इससे निकलने वाला करंट आईडी है, और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन रूल इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर होनी चाहिए, इसलिए आईडी और आईसी बराबर है। चलो एक फंडा तो क्लियर हो गया। कुल मिला के सर बात इतनी सी पूछी जा रही थी आपसे कि आप ये बताओ कि अगर इस ओमेगा को चेंज नहीं कर रहे, बेसिकली ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि इसके बराबर होता है, जिसे आप 2 पाई न्यू भी कह लेते हो कभी कभी। वो कह रहे हैं अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करा तो ऑब्वियसली ओमेगा भी डिक्रीज होगा, और अगर ओमेगा डिक्रीज होगा तो आई पर क्या फर्क पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसे आईसी कहूं, क्योंकि आईसी है ये, तो आईसी भी देखो, इफ ओमेगा डिक्रीजेस, बेसिकली आई शुड राइट इट लाइक, सबसे पहले सर, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी अगर आपने डिक्रीज करी, दिस इंप्लाइज आपका ओमेगा डिक्रीज हुआ, दिस इंप्लाइज आपका आईसी भी डिक्रीज हो गया। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमें जानते हैं सर कि जो थीटा होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और आई शुड से दैट कि साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। मतलब क्या कहना चाहते हो सर? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि थीटा बढ़ने या घटने के साथ साइन थीटा भी बढ़ता या घटता है, यानी थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री अगर आप रखोगे,
साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, यानी कि इंक्रीजिंग टाइप, यानी थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है। इसीलिए अगर ये घट रहा है, क्योंकि एक काइंड ऑफ थीटा है, अगर ये घट रहा है तो ये साइन वाला टर्म भी घटेगा और ये घटेगा तो आईसी भी घटेगा, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ये लिखा कि आईसी घट रहा है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने बोला था कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने पे क्या होगा, तो सर हमारा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने पे कंडक्शन जो करंट है वो कम होगा, और अगर कंडक्टिंग करंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका डिस्प्लेसमेंट करंट भी कम होगा, तो इसका रिजल्ट होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। तो इसका पहला वाला आपका इसका जवाब सही होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से निकल के आ रहा है, क्योंकि देखो फिर से वही बात आ गई, कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है उसे कनेक्ट किया गया किसी एक वोल्टेज से जो वेरिंग वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये वेरिंग किस्म का वोल्टेज है, ठीक है, और इवन ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है क्योंकि साइनसॉइडल है। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वुड देन बी गिवन बाय, यानी इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट करंट इसके बीच में फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, अगर मैं बोलता हूं कि कंडक्शन करंट यहां को जा रहा है तो कंडक्शन करंट आएगा भी यहीं को, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा? ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट करंट हमने अभी पढ़ा कि कंडक्शन करंट के बराबर होगा, वो तो चलो सही है सर, लेकिन आपको कंडक्शन करंट की एज सच कोई वैल्यू दे नहीं रखी, आपको वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है। अगर आप मेरी बात को समझोगे, आपको दे रखा है V बराबर V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। मेरी बात को समझो प्लीज, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। देखो छोटा सा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, बहुत वैरायटी नहीं बन सकती, इसलिए जो जो बता रहा हूं वो सुनो ध्यान से। एक तो पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखो क्योंकि इसका यूज पीछे हो गया। अब एक बहुत अच्छी चीज सुनो, क्या कैपेसिटर की आपको कैपेसिटेंस C दी है, वो इन टर्म्स ऑफ C आपसे आंसर चाहते हैं? अब मेरी बात समझो, कैपेसिटर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर आपको एक छोटी सी बात बताओ, CV, यस CV ऐसे याद रखता हूं मैं। और वैसे इसकी इनिशिएशन क्या होता है कि सर चार्ज बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ता है तो फिर Q बराबर कांस्टेंट आता है CV, और वहीं से मैंने बोला C बराबर Q बाई V। बहुत सिंपल सी चीज है, कैपेसिटेंस बराबर होता है। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि कैन आई राइट इट लाइक दिस, यस सर, अगर मैं डेरिवेटिव बोथ साइड लूंगा, क्या डेरिवेटिव से C बाहर आ जाएगा? क्यों आ जाएगा सर C बाहर? क्योंकि सर C ना प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है। आ गया सर, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, अब ये समझो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसको बुक्स में आपको डायरेक्ट यूज करा हुआ देखिएगा, मैंने आपको अभी ये बता दिया। अब आप समझ सकते हो ये क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आपका वोल्टेज वेरिंग है तो करंट भी वेरी करेगा, यस सर। किस रेट से करेगा, कितना करंट वेरी करेगा? अगर वोल्टेज में चेंज dv बाई dt का चेंज हो रहा है तो जो आपका करंट की वैल्यू आएगी वो होगी उस समय I इज इक्वल टू C इंटू dv बाई dt। ये I ऑब्वियसली वेरिंग नेचर का होगा, अगर आपका मन कर रहा है आप इसे IRMS समझ सकते हो, IRMS जो अल्टरनेटिंग करंट में होता है, अदरवाइज हम जनरली I ही लिखते हैं इसे। तो इसमें दो राय नहीं होगी कि आई वेरिंग है कि कांस्टेंट है। कैसा है सर? ये वेरिंग है सर। क्यों को वेरिंग है? क्योंकि सर dv बाई dt बदलता रह रहा है हमारा, इसके कारण ये चीजें भी बदलेंगी। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी? सॉरी, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी सर? हम यहां से dv बाई dt को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। v नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि पीक वैल्यू है, उसके बाद d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा टी। बहुत सिंपल सा, देखो मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मैथमेटिक्स से कुछ टॉपिक कर लिया करो जिससे फिजिक्स बहुत स्मूथली चलेगी। उनमें से एक है छोटा सा डिफरेंशिएशन जिसका मैंने वन शॉट बना रखा है, छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट और छोटी सी स्ट्रेट लाइन, ये 3 चैप्टर और एक चौथा वेक्टर अलजेब्रा। ये कर लो, मैथ्स कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन का होता है कॉस ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे चेन रूल लग रहा है इसलिए ओमेगा टी का दोबारा होगा। इसी चीज को मैं दोबारा भी यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता आपसे क्यों हो रहा है, इसी चीज को बताया रहता है माय डियर डिफरेंशिएशन में जब हम पढ़ते हैं चेन रूल, अदरवाइज आपको शायद आता होगा। तो कुल मिलाकर dv बाई dt की वैल्यू ये हो गई। अब dv बाई dt की वैल्यू ये हो गई और आपने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि i बराबर क्या होगा सर? c टाइम्स dv बाई dt, दैट इज c टाइम्स v नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। दिस विल बी योर रिजल्ट। ठीक है, आपसे करंट पूछा था कौन सा वाला? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट जो एक ही होंगे इसीलिए ये वैल्यू होगी। अगर आप ढूंढने पे जाओगे, IC कहो या ID कहो एक ही बात है, C V नॉट ओमेगा C। कुल मिलाकर के ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। कई बार बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं, मुझे लगता है आपने भी शायद एक बारी के लिए गलत जवाब दिया हो सकता है, मैं अभी श्योर नहीं हूं क्या दिया होगा आपने गलत, AC ऐसा कुछ देते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं दिख नहीं रहा था, देख लो, PDF वगैरह सब दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है उसमें ज्वाइन आप कर सकते हैं, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप वगैरह में। ठीक है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेराड इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकंड. The conduction current through the connecting wires and the displacement current through the plates of the capacitor would be respectively.
फिर से सर क्या बोल रहे हैं, पहले डायग्राम बना के समझ लेते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफेरेड, इस पिछली बार सी दिया बोला था खाली, इस बार सी की वैल्यू दे दी। और एज वी नो दैट 20 माइक्रोफेरेड इज नथिंग बट 10⁻⁶ फेरेड। ठीक है, ये मतलब होता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारे पास जो फेरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, माइक्रोफेरेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चार्ज बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज चेंजिंग। अब आप देखो पिछले क्वेश्चन से रिलेट हो गया, यानी ये वेरिंग पोटेंशियल है, और वेरिंग पोटेंशियल है अगर मान लेते हैं वी बोल देते हैं एक बारी के लिए, तो इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि वेरिंग जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू 3 वोल्ट पर सेकंड है। सेकंड है इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा होगा। अच्छा, और क्या दे रखा है सर, और दे रखा है सी, उसे भी यहीं लिख लेता हूं 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। हम सभी जानते हैं कंडक्शन करंट वायर के थ्रू फ्लो करता है सर, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो प्लेट्स के अंदर से फ्लो करता हुआ जाता है, जहां पर बेसिकली कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है तब भी फ्लो करता है। ठीक है, कभी आपसे कभी कोई पूछ ले इन दोनों का डायरेक्शन, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। आप देख पा रहे होंगे जिस डायरेक्शन में कंडक्शन करंट है उसी डायरेक्शन में आपका आईडी भी होता है। फिलहाल हमसे पूछ रहे हैं, अच्छा इतनी तो बात सर तय है कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं 36 बार कि आईसी और आईडी बराबर होंगे, इसमें तो दो राय है ही नहीं। तो सर ये ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत बोलना पड़ेगा। अच्छा, कुल मिला के ये भी गलत है, तो पहला और तीसरा इसका सही जवाब हो सकते हैं, पहले तीसरे, क्योंकि कम से कम उन दोनों में सेम सेम है, आईसी और आईडी सेम होने चाहिए। अब हम देखते हैं क्या होगा सर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था आईसी बराबर या आईडी बराबर दोनों एक ही चीज है, सी डीवी बाई डी। अब भी जस्ट मैंने आपको पीछे डिराइव किया, पीछे वाले में देखो, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। देखो आप साथ साथ पढ़ते भी रहना कि एग्जाम में कब कब पूछे गए आपको, ठीक है ना। आप खुद ही पढ़ते रहना तो एक आइडिया लगता रहेगा आपको कि उनके पास ज्यादा टॉपिक होते नहीं पूछने के लिए। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग लेकर अगर आप चल रहे हो, बहुत आसानी से पेपर होता है। बच्चे फुल में से फुल मार्क्स लाते हैं मैथ्स फिजिक्स में, नीट वगैरह में, और मैथ्स में भी ले आते, फिजिक्स जेई में भी ले आते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे ना, ज्यादा ज्यादा केओस ना फैलाते हुए, ज्यादा चीजों को डिफिकल्ट अपने हिसाब से बनाते हैं हम, डिफिकल्ट होती बहुत स्मूथ है चीजें। ठीक है, कुल मिलाकर आईसी और आईडी की वैल्यू की सी माय डियर 20 दे रखा, 20 माइक्रोफेरेड। इफ यू वांट यू कैन राइट इट लाइक दिस। डीवी बाई डी टी 3 हो गया, 3 इंटू 2 60 हो गया, तो 60 इंटू 10⁻⁻⁶ आई शुड से वी शुड कॉल इट लाइक 60 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि 10⁻⁻⁶ माइक्रो हो गया, और उसके बाद एम्पियर क्योंकि करंट की यूनिट होती है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज आईसी एंड आईडी विल बी सेम। ठीक है, ये हमेशा का होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 100 ओम रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटेंस ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 220 वोल्ट सोर्स व्हेन द कैपेसिटेंस इज 50% चार्ज, द पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट इज। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, अगेन एक रेजिस्टेंस वाला सिस्टम है, यानी कि कुल मिला के आरसी सर्किट है, एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 100 ओम, और इसमें रास्ते में कहीं ना कहीं कैपेसिटर लगा होगा इस तरीके से। कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को वैसे स्पेशली एक नाम दिया जाता है, और वो नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको शायद आप लोग जानते होंगे एक्ससी कहा जाता है। और इस एक्ससी की वैल्यू 1/ω(c) होती है। एसी में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, लेकिन कंफ्यूज मत हो, इसकी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 100 ओम, तो इस पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, अच्छा तो ये बोल रहे हैं कि व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज, यानी कि वही वाला सिस्टम चल रहा है सर। कहने का मतलब क्या है कि ये एक तरह के वेरिंग कनेक्शन सोर्स के साथ कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तब ये पूछ रहे हैं कि उसकी पीक वैल्यू बताओ। पीक इसीलिए पूछ रहे होंगे क्योंकि वो बदलता रहेगा ना, पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि करंट जब फ्लो होगा, एक बारी के लिए आप समझो कि करंट यहां से जाना शुरू किया, यहां से होगा, फिर यहां से जाएगा, फिर अल्टीमेटली यहां से होता हुआ करंट जब वापस लौट के आएगा यहां पर। कहने का मतलब ये है, उससे मैं पूछ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की पीक वैल्यू बताओ। क्यों बोल रहे होंगे सर ऐसा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट वेरिंग होगा। क्यों वेरिंग होगा सर, क्योंकि अभी 50% चार्ज हुआ है, अगर वो फुल चार्ज हो गया होता तो फिर कांस्टेंट करंट थ्रू आउट फ्लो करता। लेकिन अभी के केस में आईडी बेसिकली एक तरह से वेरिंग की तरह काम करेगा, क्योंकि चार्ज अभी निकलने में लगा हुआ है, अभी पूरा उसने सैचुरेट नहीं हो गया। मतलब अगर चार्ज मान लिया 10 कूलम चार्ज है, तो अभी 5 कूलम चार्ज ही पहुंचा है, अभी 5 कूलम और आएगा पीछे से। इसलिए कहने का मतलब ये है कि आईडी अभी सैचुरेट नहीं हुआ। कुल मिलाकर आईडी वेरिंग है, और अगर आईडी वेरिंग है तो उसकी हमें पीक वैल्यू बतानी है। बहुत ईजी क्वेश्चन, देखो बहुत ईजी। अगर आप इसमें देखोगे तो हमें क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला सर, ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल टू V बाय R, बस यही तो होता है। मतलब I बराबर पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, बस इतना ही होता है। वेरी गुड सर। हमसे पूछा हुआ पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट कहो या कंडक्टिंग करंट कहो, दे बोथ विल बी द सेम। यस सर, कहीं ना कहीं पीक वैल्यू कह रहा है तो हमें I0 निकालना है, और ये ऑब्वियसली V0 होगा, और R मतलब जो टोटल सिस्टम में रेजिस्टेंस आया। अब हम इसको सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं कह सकते, अभी के केस में हमारा सिस्टम जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, अपना फॉर्मूला वो हो जाएगा V0 अपॉन Z। Z मतलब इंपीडेंस, और हम सभी शायद जानते हैं कि Z काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ही है।
लेकिन अगर आप सिर्फ आप आर कहोगे तो लोग पूछेंगे ना कि भाई आर कौन सा, ये आर, क्योंकि आर तो जनरली हम रजिस्टर के रेजिस्टेंस को कहते हैं, इसके रेजिस्टेंस को हम एक्सी कहते हैं। तो जेड मतलब जो भी आपके पास है उसका मिला जुला करके जो ओवरऑल रिजल्ट है वो होता है जेड। ठीक है, मतलब क्या सर, मतलब ये कि आपका इस डायरेक्शन में आर होता है, और क्योंकि आप जानते हो सीसीएल से, शायद आपने एसी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप जानते हो करंट लीड करता है कैपेसिटर के केस में, और कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर अगर बोलूँ कि करंट लीड करता है यानी कि ये आपका उसका डायरेक्शन है, आई का डायरेक्शन है, और ये वी का डायरेक्शन है। इस तरीके से कुल मिलाकर के, अभी मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज ना करते हुए सिर्फ एक मिनट, सिर्फ मोटी मोटी सी बात लिखता हूं, शायद आप इतना तो कम से कम जानते होंगे, चाहे वो लीड करे या लैग करे, उसमें मैं जा ही नहीं रहा अभी। इतना तो हम जानते हैं कि अगर आर इधर को होगा तो एक्स सी इधर को होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, वो अभी उस पर जा ही नहीं रहा, उस मुद्दे पे जा ही नहीं रहे। 90 डिग्री का होगा, इतना समझ में आता है। तो कुल मिलाकर अगर ये एक्सी है, ये आर है, तो इनका नेट रिजल्टेंट हमें पैरेललोग्राम लॉ से डायरेक्टली मिल सकता है, क्योंकि ये भी एक्सी होगा। तो कुल मिलाकर जेड ये होता है, जेड है ना, टोटल नेट इंपेडेंस। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर कर देना है। एक बारी के लिए अगर मैं बोल रहा हूं बाई चांस यहां इंडक्टर भी जुड़ा था बाई चांस, तो फिर उसका एक्सएल भी आता, तो फिर आपका फॉर्मूला जो जेड का बनता, शायद आपने पढ़ा भी होगा, मैंने वन शॉट भी कराया था, तब आप लिखते आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, ये तब आपका इंपीडेंस आता। अभी एक्सएल नहीं है तो सिंपल आर स्क्वायर एक्सी का स्क्वायर होगा। ठीक है, वेरी गुड सर। तो आप सिंपल से करें सर, आर मतलब कितना 100 का स्क्वायर, और एक्सी भी डायरेक्टली 100 ही दे रखा है, यानी कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो भी उतना ही है। ये दोनों चीजें सेम टू सेम है, तो 2 टाइम्स हो जाएगी 100 का स्क्वायर, और उसमें से अगर आप स्क्वायर वाले टर्म को बाहर निकालोगे, रूट से कट जाएगा, तो 100 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 अंदर रह जाएगा रूट के, तो ये रिजल्ट आएगा। सो बेसिकली व्हाट इट इज नथिंग मोर देन अ इंपेडेंस, टोटल इंपेडेंस ऑफ दी जो आपका सीआर सर्किट है, आरसी सर्किट है। तो अब आप मुझे बताइए, आपका Z आ गया, कांट आई जस्ट फाइंड दिस वैल्यू आई नॉट वी नॉट अपॉन जेड, जेड मतलब कितना हो गया 100√2। सर अगर आपको पीक वैल्यू चाहिए तो आपको वोल्टेज की भी पीक वैल्यू डालनी होगी, क्या वोल्टेज गिवन है हमें कहीं पर, देखेंगे। हाँ सर, ध्यान से देखना, आपको उन्होंने बोला हुआ था कि सीरीज अक्रॉस अ 220 वोल्ट सोर्स। अब इतना तो क्लियरिटी हमें कि ये वेरिंग किस्म का है, तभी ऊपर पीक वैल्यू वगैरह वगैरह की बातें हो रही है। तो ये जब भी आपको दिया रहता है, जैसे आपसे कहते हैं कि घर में आपके 220 वोल्ट की बिजली आ रही है, इसका सिर्फ मतलब इतना होता है कि ये आपको एक तरह से वीआरएमएस वैल्यू दी रहती है, ये लिख के नहीं बोलते वीआरएमएस, लेकिन अंडरस्टूड होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, बाई चांस, जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर आपने कभी भी ये पढ़ा हुआ, जो बहुत बेसिक फॉर्मूला है माय डियर, आपको ना, मैं देखो थोड़ा सा भी हम चीजों पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए एसी में, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। कोई प्रॉब्लम होती है, चैप्टर को आराम से देखो, आपको लगता है कि स्पेशली नीट के लिए मुझे बनानी चाहिए वन शॉट, क्योंकि अभी तक वो 12th और मिक्स करके बनाए थे, तो भी बता देना, तो भी मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं अपनी तरफ से। तो वी नॉट बराबर होता है, यानी पीक वैल्यू बराबर होती है √2 टाइम्स ऑफ वीआरएमएस। इस बारी में वीआरएमएस कितना है, इतना, तो 220 इंटू √2 होगा। सो आई कैन सिंपली राइट 220 √2 डिवाइडेड बाई 100 √2। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और ये 2.20 होगा, और इसी को हम कहेंगे कि 2.20 एम्पेयर इसका रिजल्ट है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि क्या आंसर होगा। इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो 50% हो रहा है, इतने हो रहा है, बस वो ये समझाने की कोशिश थी कि वो वेरिंग है। आई थिंक आपको समझ में आएगा, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, आपने सिर्फ ओम्स लॉ यूज किया, I = V/R। In a plane electromagnetic wave traveling in a free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency this and amplitude this. Then the amplitude of oscillating magnetic field is very easy question again. देखो आपको ना, मैं हल्का से कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि बार बार अब ये आगे आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैं आपके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि अभी तक तो डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह पे बात चल रही थी। अब हम करते हैं बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है। सर अगर ये एक्स एक्सिस है बाई चांस, और एक बारी के लिए मैं बोल देता हूं कि ये वाई एक्सिस है, और एक बारी के लिए मैं कह देता हूं ये जेड एक्सिस है, तो मेरी बात को समझना, वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, जेड एक्सिस के अलोंग हमेशा यूनिट वेक्टर के कैप होता है, और एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। गॉट इट? ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब होता है कि दो तरह के ऑसिलेशंस का कॉम्बिनेशन, एक तो होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, और एक होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन। इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं। इसको मैं भी बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, हल्का सा मैंने आपको समझा दिया। कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये मैं कह देता हूं ये बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन है, और वो येलो वाले को एक बारी के लिए मैं कह देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन। अब आपको समझना क्या है वो सुनो पूरी कहानी में। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के साथ, तो जो भी डायरेक्शन निकलता है, यानी कि डायरेक्शन, इसका जो भी डायरेक्शन होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। प्रोपेगेशन ऑफ वेव, अब क्यों बताया समझाता हूं मैं आपको। देखो कितने क्वेश्चन तो डायरेक्टली एक छोटे से प्रिंसिपल पे आते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। देखो क्या होगा, सोचो एक बारी के लिए। मान लेते हैं कोई, इस पर्टिकुलर केस में देखते हैं जरा,
आपको कोई बोलेगा ई वेक्टर क्रॉस जे बी वेक्टर निकालो, देखो सर ई वेक्टर का मतलब कुछ भी नहीं है अभी के केस में। अगर मैं एक बारी के लिए कह रहा हूं कि ये ई वेक्टर का डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस के अलोंग, और मैं एक बारी के लिए कह रहा हूं कि बी वेक्टर का डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कौन होगा, क्योंकि y के अलोंग है तो j कैप होगा। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कौन होगा सर, क्योंकि z के अलोंग है तो k कैप होगा। अब मेरी बात को समझो ध्यान से, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पर पूछा जाता है। यहां पर छोटे से कॉन्सेप्ट यूज होंगे वेक्टर अलजेब्रा के, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यकीन मानो मुझे फर्स्ट टाइम जरूर देख रहे होगे आप, लेकिन यार मैंने ना पता नहीं 1800 से वीडियो बना रखे हैं मैंने फिजिक्स और मैथ्स वगैरह के मिला जुला करके। ये चीजें आपको वेक्टर में प्रॉब्लम होती है एक बार बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में, एक छोटा सा वीडियो दूंगा उस वीडियो को देखना, कभी दिक्कत नहीं होगी। ऐसी डिफरेंशिएशन में दिक्कत होती है बता देना, एक छोटा सा वीडियो दूंगा कभी दिक्कत नहीं होगी। अब इधर सुनो, देखो ऐसा करना हमेशा, यहां देखो आई लिख दो, यहां पे जे लिख दो, यहां पे के लिख दो एक बार के लिए, और आई से जे की तरफ एरो करो, जे से के की तरफ एरो करो, और के से आई की तरफ एरो करो। अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई आपसे कह रहा है कि सर एक बात बता दो, आपने बोला क्या, बोल ले आई कैप क्रॉस जे कैप निकाल दो, आप बोलना कुछ नहीं, आई के बाद जे, जे के बाद क्या आता है, आपने बोला के, तो के लिख दो। कोई बोला सर जे क्रॉस के कर दो, आपने बोला कुछ नहीं करना, जे से चलो के की तरफ, के बाद क्या आ रहा है आई, तो आई इसका आंसर होगा। कोई कह रहा है सर के क्रॉस आई क्या होगा, तो आप बोलना कुछ नहीं सर, के बाद आई, आई के बाद जे आ रहा है, जे लिख दो। अब देखो इसमें कैच क्या है, कहां पर दिक्कत होती है, कहां पर गलती करते हैं बच्चे, वो सुनना गलतियां कहां पर होती है। अब सुनो, किसी ने बोला आपसे कि सर एक बार बताओ जे क्रॉस आई क्या होगा। अब आप देखो अपने उसमें आई से जे से के चल रहा था ना हमारे चक्कर, ये हो गया जे टू आई, उल्टा गया नहीं गया चक्कर में, तो जे आई के बाद आएगा तो के, लेकिन क्योंकि आप उल्टे चक्कर में गए इसलिए आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली अगर कोई कहता है के क्रॉस जे, तो आप ये देखो कि के से जे उल्टा चक्कर आ रहा है, तो आएगा तो आई लेकिन नेगेटिव के साथ। अब शायद आपको कभी भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। और लास्ट वाला आप इसका जवाब मुझे खुद बता सकते हो कि अगर कोई से पूछे आई क्रॉस के क्या होगा, तो उसका जवाब मैं चाहता हूं आप खुद ही सोचो कि क्या होगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब मैं क्यों बता रहा था आपको, क्योंकि इस छोटे से टॉपिक का यूज है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में। अगर आपसे किसी ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है, आपको कुल मिला के समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई मतलब जे कैप, जेड मतलब के कैप, और जे क्रॉस के क्या होता है सर, देखो जे के बाद के बाद आई आता है, सिंपल आई कैप। इसका मतलब आई कैप डायरेक्शन है प्लस एक्स एक्सिस का। तो आप कहोगे कि आपकी वेव का प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस में, जो कि अभी हमें दिख रहा है जैसा मैंने बोला था। ठीक है, अब सुनो क्या कैच हो सकते हैं। कल को कोई बोल दे कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मान लेते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड एक्सिस के अलोंग है, मान लेते हैं। उल्टा पुल्टा कर दिया मैंने, जो भी समझ में आ रहा है। ओह माय गॉड, रुक जाओ, देखो भी, देखो इधर ध्यान से समझना। तो सर एक्स एक्सिस हमें क्या करना है, प्रोपेगेशन निकालने के लिए ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है बेसिकली। ई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है। बी वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग है, जेड के अलोंग के कैप होता है। अब सर आई क्रॉस के क्या होता है, तो आप जो मैंने आपको घर के लिए करने के लिए देता वही आ गया। ठीक है, तो आप देखो कि आई से के उल्टा आ रहे हैं, तो आएगा तो जे लेकिन नेगेटिव का, यानी जे कैप होता है वाई एक्सिस लेकिन नेगेटिव, यानी सर नेगेटिव वाई एक्सिस में आपकी प्रोपेगेशन होगा वेव का। आई थिंक आपको ये समझ में अभी तो आया ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। आया कि नहीं आया सर, आ गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई किसी को, इतनी बात समझ में आई है किसी को, जल्दी मुझे बताए प्लीज। एक मिनट, मुझे कुछ करना है थोड़ा सा। ये मैं हूँ कहाँ, एक मिनट हाँ प्लीज। ठीक है, वो एक्चुअली क्या है ना कि आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अरे भाई हो जाए यार, जब जब मैं नहीं होना होता ना यार इसे, तब ऐसे होता है। अभी देखो जो कितनी देर लगा रहा है यार, हद है यार भाई। चलो देखते हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ गई आई थिंक। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हुआ। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है तीसरा, और ये फोर्थ क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। और अच्छा, इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की थी ना। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का वो वहाँ हो गया था, वो मैं बाद में सही कर दूंगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आगे की बातें भी आपको बता दी है, और छोटी मोटी बातें मैं आपके साथ एक बार जिक्र कर दूं इन चीज़ों का भी जरा, ताकि आपको थोड़ा सा ईजी रह जाए चीज़ें। ठीक है, देखो इधर देखना प्लीज जो मैं कह रहा हूँ, देखिएगा स्टूडेंट्स। एक और बात मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं, कोई भी जब वेव होगी ना, वो मैंने कहा क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन होंगे। लेकिन देखो इधर यार, क्योंकि कॉन्सेप्ट ना मिस किए बिना बिल्कुल नहीं बढ़ा जा सकता आगे, इसलिए मैं चाहता हूं आपको बता दूं मैं से, क्योंकि ये नहीं बताया तो क्या बताया भाई इलेक्ट्रिक उसमें। देखो, तो कुल मिलाकर अगर मान लेते हैं कि ये ई वेक्टर होगा, ई वेक्टर अगर वाई एक्सिस के अलोंग है अगर हमें दिख रहा है, और बी वेक्टर अगर हमारा जेड एक्सिस के अलोंग है, तो सोचो कि प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में होगा। सर जे क्रॉस के आई होता है, तो इसलिए हाँ सही है, इसका मतलब प्रोपेगेशन वहीं को जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑसिलेशंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं वो मान लेते हैं ऐसे करके, मैंने बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस है। फॉर एग्जांपल
इसी तरीके से मैंने कहा कि सर ये ना आपके मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से ये वाले, तो कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है एक बारी के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आप एक बात पाएंगे, वो बात क्या है सर? सर वो बात ये है कि आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जो ऑसिलेशंस जो होते हैं वही हो रहे हैं उसमें, यानी कि ई की वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट में होता है वैसे ही हो रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट है? नहीं सर, वो ऑसिलेट कर रहा है, यानी कभी जीरो, कभी ज्यादा। और जिस हिसाब से, जिस टाइमिंग के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, ठीक उसी टाइमिंग के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी चेंजेस हो रहे हैं। वो भी अपना कम से ज्यादा पीक, फिर जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में पीक अपोजिट डायरेक्शन में, ये उसका भी सिलसिला चल रहा है। ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि एक साइनसोइडल वेव है, तो इनकी इक्वेशंस क्या होती है, कैसे पता लगाते हैं सर वैल्यू क्या है? तो सर ई बराबर होता है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आपने 11th क्लास की छोटी सी वेव देखी हुई है कैसे इक्वेशन होती है, तो वेव की इक्वेशन यही होती है। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये वेव की इक्वेशन है जो टी और एक्स दोनों पर डिपेंड करती है। अभी मैं एक बहुत अच्छी बातें मिस करूंगा जानबूझकर, क्योंकि वो वेव की बातें हैं पूरी। लेकिन अगर अभी के लिए मैं बोलूं डायरेक्ट, तो ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस ऐसे डिफाइन होते हैं, साइनसोइडल कर्व होता है, ई नॉट पीक वैल्यू होती है। जैसे इस केस में ये जो वैल्यू है यहां पर, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पर जो वैल्यू है ये ई नॉट है, आप समझ पा रहे हो? सिमिलरली बी नॉट क्या है सर? इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू यहां पर मिल रही है बी नॉट है, यानी कि बी की पीक वैल्यू, जैसे करंट की पीक वैल्यू आई नॉट होती थी, सिमिलरली बी जो होता है इट इज ऑल्सो बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स। एग्जैक्टली सेम टू सेम होता है अंदर की चीज दोनों की, यानी दोनों सेम फेज में होते हैं, इन फेज होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि इन फेज है आउट फेज, यानी सेम फेज में होता है। कहने का मतलब जब ये अपना मैक्सिमा अटेन करता है, ये भी अपना मैक्सिमा अटेन करता है। दोनों के मैक्सिमा नो डाउट अलग अलग है, क्योंकि इसका ई नॉट है, इसका बी नॉट है। तो ये जब अपना अटेन करता है, ठीक उतने टाइम में ये भी अपना अटेन करता है। यानी अगर इसे मान लेते हैं 2 सेकंड लग रहा है अपने मैक्सिमा अचीव करने में, इसको भी अपना मैक्सिमा अटेन करने में 2 ही सेकंड लगेंगे, भले इसका इससे कम हो, वो चलेगा। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे क्यों हम ऐसा कह पा रहे हैं, क्योंकि दोनों का अंदर का फेस क्या है, सेम टू सेम रहता है। अब यहां से बहुत कीमती बातें हमें समझनी है, क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, हमेशा वेव जब भी आपको इस फॉर्मेट में लिखी हुई दिखेगी, जो लिखा हुआ है, इससे हमें क्या क्या बातें पता लगेंगी वो सुनते हुए चलो। अब आप देखो यहां लिखा हुआ ओमेगा टी माइनस के एक्स, हो सकता है यहां के वाई लिखा हो सकता है के जेड लिखा हो, जो भी लिखा हो समझ लेना वेव उसके अलोंग प्रोपेगेट कर रही है, यानी कि दिस वेव इज अलोंग, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस। वेव इज अलोंग मतलब वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। वेव एक्स एक्सिस के अलोंग माय डियर क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। एक बात। दूसरी बात, अगर वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाई और जेड के अलोंग होंगे। अब वाई के है, अब कौन किसके अलोंग है वो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे होगा सर? रफली करो, देखो रफली लिख दो ई क्रॉस बी, ये रिजल्ट आता है प्रोपेगेशन का, और ये रिजल्ट पक्का आई क्या पा रहा है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। देखो जब नेगेटिव होगा तभी कहना एक्स एक्सिस, बाई चांस यहां पॉजिटिव होगा ना, तो फिर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस चले जाएगा, ध्यान रखना। तो इसे प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग तभी जाएगा जब आगे से माइनस लगा हो उसके। ओमेगा टी माइनस के एक्स होनी चाहिए, माइनस के वाई होगी, माइनस के जेड होगी, तो वाई और जेड के रिस्पेक्टिवली जा रहा होगा। फिलहाल ये अगर आई आ रहा है, सोचो जनरल नॉलेज से आई कब आता है सर, जे क्रॉस के करेंगे ना, पिछले वाला हिसाब किताब लगाओ तो ही आई आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है। कोइंसिडेंटली जैसा मैंने फिगर बना रखा वही है, कोइंसिडेंटली वही एग्जैक्टली बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग। चलो ठीक ही हो गया, दो तरफा काम। शायद आप समझोगे मैंने क्या कहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है, इसलिए माय डियर यहां पे एक काम किया जाता है, लिखा जाता है ई वाई और यहां लिखा जाता है बी जेड। अब आपको क्लैरिटी होगी, अब समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं, और हमारी जो वेव है वो वाई क्रॉस जेड यानी ई क्रॉस बी यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है। इसमें और कुछ टर्म है, जैसे के जो होता है, के को हम कहते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं सर इसे? वेव नंबर। और वेव नंबर कैसे निकाला जाता है सर? जैसे आप, अच्छा इसे एंगुलर वेव नंबर कहते हैं। अगर आपने कभी सुना होगा वेव नंबर होता है 1/λ, अगर आपने कभी सुना होगा एटम्स वगैरह पढ़ते समय, तो वेव नंबर क्या होगा? 2π/λ। वो 1/λ था, 2π/λ। जैसे फ्रीक्वेंसी न्यू होती है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2π/न्यू। बस अगर मैं आपको रिलेशन, क्योंकि इतनी बात कर दी है, एक बात और कर लेता हूं। ओमेगा हम सभी जानते हैं कि 2π फ्रीक्वेंसी होती है, 2π इंटू न्यू कह दो या फ्रीक्वेंसी कह दो। और हम ये भी जानते हैं कि 2π न्यू बराबर c/λ होता है, असल में v/λ होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से मूव करती है, इसलिए c आया। तो ये समझ में आया। और अगर आप चाहो तो आप ये भी समझ सकते हो कि 2π/λ, क्योंकि तो आप ये भी बोल सकते हो, और जरूरत पड़े तो आप बोल सकते हो कि k बराबर ω/c। लेकिन मैं बिल्कुल भी कभी रिकमेंड नहीं करता कि इन सब चीजों को याद करो, इन्हें समझो जैसे मैं समझा रहा हूं, याद कभी मत करा करो। हो जाता है यार, 5 सेकंड ज्यादा लगते हैं और ज्यादा नहीं लगते।
और फिर प्रैक्टिस जब होती है ना, अगर करके याद होगा तो वो बहुत अच्छी बात होती है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक नहीं आ रहा आराम से समझो के का मतलब ये फॉर्मूला और बाकी हमें तो अपने आप रिलेट कर देंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो कहीं पे भी यूज हो सकता है, जहां भी होगा देख लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गई। और एक लास्ट बात बोलता हुआ निकल रहा हूं, वो माय डियर ये है कि ई नॉट बाई बी नॉट के बीच में एक रिलेशन होता है। ये ऐसे ही नहीं होते कोई फालतू के लोग, यानी ई नॉट और बी नॉट में बहुत बेहतरीन रिलेशन होता है सी का। यानी ई नॉट का बी नॉट के साथ रेशियो हमेशा सी के बराबर आता है। सी हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट होती है। ध्यान रखना बीसी बनेगा यहाँ पे, बीसी, क्योंकि बच्चे गलती में ना कभी कभी बी नॉट बाई ई नॉट लिख देते हैं ऐसे जल्दीबाजी में, तो इसमें ध्यान रखना ये गलत फहमी होगी, ये गलत होगा। तो मैंने अपने लिए याद करने के लिए बना रखा है सेटिंग कि बीसी बनेगा क्रॉस करके, तो इसीलिए मुझे याद रहता है ई ऊपर बी नीचे रहता है, इससे कंफ्यूजन नहीं बढ़ता कभी, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सर, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट साइनसोइडली एट फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना हर्ट्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट कर रहा है किसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से, इसकी वैल्यू दे रखी है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किससे करेगा? सर सेम से, क्योंकि आपने देखा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सेम होते ही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इसलिए भले उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भले उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी है, मैग्नेटिक फील्ड की भी यही है। एंड एम्पलीट्यूड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या मुझे लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए सर। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताना है। सर अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ई नॉट अपॉन बी नॉट, हम जानते हैं, वी नो दैट कि ई नॉट बाई बी नॉट बराबर सी होगा, और हम आराम से कर सकते हैं कि ई नॉट की वैल्यू है 48 और बी नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है, और सी की वैल्यू तो सी की वैल्यू तो हम जानते हैं यार 3 इंटू 10 की पावर 8। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ यार? चलो देख लेंगे अभी जो ऐसा भी है। बी नॉट बराबर हो जाएगा 48 बाई 3 इंटू 8 10 टू द पावर 8। 3 का हो गया 16, 10 की पावर 8 ऊपर जाएगा -8 हो जाएगा। आप चाहो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 बोल सकते हो, सिंपल सा कैलकुलेशन किया आप कर लोगे, ठीक है। टेस्ला क्योंकि यूनिट होती है, तो 1.6 इंटू, मेरा आंसर ये आ गया इसमें से पहला वाला। अब देखो आपको लग रहा हो सकता है कि इन्होंने फ्रीक्वेंसी वगैरह क्यों दी, क्योंकि देखो वो लोग ना वैसे जरूरत मुझे ऐसे सच लग नहीं रही है देने की। उन्होंने क्या सोच के दी होगी, एक बार हम सोचे इस बारे में। देखो अगर उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है न्यू इज इक्वल टू होता है वी बाई लैम्डा। वो चाह रहे होंगे क्या पता कि इसकी हेल्प से आप वी निकाल दो, लेकिन फिर उसके लिए उन्हें लैम्डा देना चाहिए था। खैर जो स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे समझा देना कि इन्होंने फ्रीक्वेंसी हमें दी क्यों होगी, क्या सोच के दी इन्होंने फ्रीक्वेंसी, या हमें खाली उलझाने के लिए दी, ठीक है। वरना मुझे कोई उसकी रेलेवेंसी लग नहीं रही है इस फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि कोई यूज हो नहीं पाया। देखो चलो बाई चांस अगर आपसे कोई पूछ रहा है एक बारी के लिए कि लाइट की वेवलेंथ क्या है, तो न्यू इज इक्वल टू ना सी बाई लैम्डा होता है। असल में वी बाई लैम्डा होता है, लेकिन यहाँ सी की स्पीड से जा रहा है इसीलिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू हो गया, और सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और वी इस बार न्यू इज इक्वल टू सी बाई, हाँ न्यू इस बार दे रखा 2 इंटू 10 टू द पावर 10, ये हो जाएगा 1.5 10 इंटू 10 टू द पावर -2। जरूरत नहीं है ऐसी, मैं खाली मैंने बोला दे रखा तो इनका भी थोड़ा सा इज्जत रख लेते हैं, इसीलिए 1.5 इंटू 10 की पावर -2 ऐसे निकाल दिया। वैसे जरूरत मुझे लग नहीं रही कुछ भी कहीं से भी, क्योंकि हमें सिंपल सी ऑलरेडी पता ही रहता है, मैंने तो देखा भी नहीं है, आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि हम सबको पता ही रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर व्हेन लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, बहुत ज्यादा, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 10-12 प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, एनसीईआरटी वगैरह में दी रहती है, मैंने पढ़ाई भी है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो कहती है कि जो वेव होती है ना बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट जो रहता है ये हमेशा सी के बराबर रहता है। वो कहता है कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं होगा इसमें खड़ा। हमने बोला भैया म्यू नॉट क्या बोले, एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं पता आप लोगों को, वो मेरे से कह रहे हैं, मैंने कहा यार ये तो नहीं बोल रहे कहीं, बोल रहे हाँ यूनिट लगा देना पीछे। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एब्सोल्यूट के लिए एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ज्यादा कंफ्यूज मत करो इन चीजों में, नॉर्मल से कांस्टेंट है, बस आप ये समझो 8.8 इंटू 10⁻12 टाइप का कुछ होता है, यूनिट होती है पीछे। इसको जब आप सॉल्व करते हो स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो होता है 3 इंटू 10⁻8, अगर आप उसका स्क्वायर रूट लेके रेसिप्रोकल लेते हो ऐसा मिलता है। इन्होंने बोला भाई हमने चेक किया हुआ कांस्टेंट टर्म से, हमने चेक किया हुआ इतना ही आता। मैंने कहा मान लेते हैं आपकी बात, प्रॉपर्टी, अब इस पर क्यों क्या नहीं करेंगे, लेकिन अब जो मैं कहने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्या कहने वाले हो सर आप? कुछ चीजों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, इवन जब मैं भी पढ़ता था मुझे बड़ा अजीब लगता था कुछ टर्म, बताऊंगा उनसे, ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये मुझे बड़े अजीब लगते थे, मैं इनसे भागता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया तो बहुत ईजी है यार। देखो अब क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी जब भी निकलती है, चाहे रिलेटिव परमिटिविटी निकले, मैग्नेटिक परमिटिविटी निकले, रिलेटिव डेंसिटी निकले, कुछ भी निकले,
हमेशा वो कैसे निकलता है ध्यान रखना, मीडियम की मतलब जो भी चीज, अभी परमिटिविटी मैं बोल रहा हूं तो परमिटिविटी, डेंसिटी होती है तो डेंसिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी होती है तो मैग्नेटिक परमिटिविटी, ठीक है। अभी तो परमिटिविटी है इलेक्ट्रिक, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है सर? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर। ऊपर वाला क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम, ये किसी मीडियम में, पानी के अंदर, ग्लास के अंदर, कहीं भी। लेकिन नीचे वाला फ्री स्पेस में। इन दोनों का रेशियो रिलेटिव परमिटिविटी आता है। ऐसे ही कर कर म्यू आर कैसे निकलेगा सर? मैग्नेटिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय इन फ्री स्पेस। सिंपल, इतना बस। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, कभी नहीं दिक्कत आएगी जिंदगी में। इस चीज में अगर आप बुरा ना मानो ना, इसी चीज को पता है आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हो। आप कहते नहीं हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जब आप कैपेसिटेंस वगैरह में पढ़ते हो, C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाय D, वो K वो यही है समझे बात को? जो ग्लास के लिए 6 होता है, पानी के लिए 81 होता है, वो ये रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ठीक है। और चलो अभी बाद में बोलूंगा, समझ में आ गई? तो आप मेरी बात सुनो, वो जो ऊपर अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई आप की ना, आप ना वो जो लाइट जा रही है ना किसी मीडियम में, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, समझ रहे हो? फ्री स्पेस में क्या होती है वेलोसिटी, वो तो हमने निकाली, वो तो ये होती है। लेकिन मीडियम में निकालना, आप बोलोगे सर मीडियम में वेलोसिटी बराबर होगा 1 अपॉन, यहां होगा मीडियम, ये भी होगा सर मीडियम। गलत कह रहा हूं क्या मैं सर? गलत कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं कह रहा। अब अगर आपको मीडियम की निकालनी हो तो आप बोलोगे सर मीडियम की होगी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। समझो बात को, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सिमिलरली मीडियम का क्या होगा? म्यू नॉट म्यू आर। कुछ गलत कह रहा हूं? नहीं सर, गलत कहते ही कहूं सर आप। 1 अपॉन एप्सिलॉन आर म्यू आर, मेरी बात समझना। और ये बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अब मुझे बताओ ये चीज जो दिख रही है पूरी की पूरी सी है, कैन आई जस्ट से कि ये हो गया C अपॉन एप्सिलॉन आर म्यू आर? माय डियर, मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही? कुछ आ रही सर? सर यही आंसर। अब मेरे से पूछा भी कुछ लगभग इसी तरह का था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना मेरा उद्देश्य था, इसी बहाने हमारा आंसर भी आ गया। रीसेंट क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है। अभी इस पे एक आध क्वेश्चन देखना कैसे पीछे भी पूछे गए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि आप ना ये याद रखो बस, ये वेलोसिटी बराबर ऐसे निकलती है। कोई आपको बोल रहा है नहीं जी हमें तो फ्री स्पेस में चाहिए, सर इसको ना म्यू एम को फिर आप फ्री स्पेस में निकालना है तो आप खुद ही सोचो, ये म्यू नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट सी आ जाएगा, नहीं वेलोसिटी v बराबर c आ जाएगा। अदरवाइज ये याद मत रखना, इसको बच्चे याद रखते हैं फिर कंफ्यूज होते हैं। अरे यार एक छोटी सी 2-3 लाइन लिखोगे हो जाएगा, बस याद जो रखना है वो रखो याद, वो ये याद रखो। इस पे क्यों क्या नहीं चाहिए, कैसे हुआ ये भाई, इनकी वैल्यू वगैरह चेक की, मल्टीप्लाई किया, सी आया तो आया यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमें इतना तय पता हुआ कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग हमारी वेव प्रोपेगेट कर रही है। अब इतना तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे और प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी वो y और z और y, मतलब हमें इतनी श्योरिटी नहीं है कि e और b किसके अलोंग है, लेकिन इतना पता है कि या तो y या तो z ऐसा ही होगा, या तो ई वाई होगा बी जेड होगा, या तो ई जेड होगा बी वाई होगा, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये हमें पता है। ये बोलने इनमें से कौन सा सूट करता है इन सब बातों को। देखो हमें एक बात बहुत क्लियरली पता है कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने पर जो भी डायरेक्शन इसका होता है वही डायरेक्शन आपका प्रोपेगेशन वेव की प्रोपेगेशन का होता है, जो कि इस समय एक्स एक्सिस है। देर खाना ना कहीं पे एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन है इसका मतलब आई कैप डायरेक्शन है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा इन सब में पहले कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने में किसका आंसर एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है। पहले से शुरुआत करते हैं। अब देखो आपको शायद आना चाहिए माय डियर, आना चाहिए आपको, ठीक है, आपको बिल्कुल आना चाहिए क्रॉस कैसे करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ वेक्टर अलजेब्रा की वन शॉट जरूर देख लो, क्लियरिटी आ जाएगी, बार बार का चक्कर छूट जाएगा। आपको क्या करना होता है, इसका कंपोनेंट कितना है, देखो ये जो आपका ई वेक्टर है ना, अगर पहले वाले केस में समझाने के लिए लिखूं तो 0 है, कुछ कंपोनेंट नहीं है। दूसरे का क्या है, जे ऐसा है, और ये क्या है, ये के, वन ही है इसका भी। बी वेक्टर कैसा दिख रहा है सर, आई कंपोनेंट नहीं है इसका। जे कंपोनेंट है क्या सर, जी सर है, इसका जे कंपोनेंट है माइनस, और के कंपोनेंट सर हाँ इसका के कंपोनेंट भी है, वन ही है। तो कुल मिला के 0 -1 1 0 -1 1 एंड अगेन 0 -1 1। अच्छा सेम टू सेम, अच्छा ठीक है। इसका क्रॉस लेते हैं, अगर बाई चांस आई कैप की डायरेक्शन में आ गया तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्रॉस कैसे लेते हैं, वो मैं भी ज्यादा प्लीज डिस्कस नहीं कर सकता आपके साथ। ये ऐसे करते हैं, -1 -1 ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ा है तो बड़ मजे लो बस, ठीक है। जे कैप ये हो जाएगा, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0, प्लस का के कैप करेंगे सर, हम देखेंगे ये गया 0 में से 0 0 0 0। तो कुल मिला के हमारे पास ये रिजल्ट आया। इफ आई एम सॉल्विंग इट नाउ, क्या बात कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं, -1 हो गया और ये -1 उससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस हो गया, तो कुल मिला के तो 0 हो गया यार, ये तो ओवरऑल 0 आ गया।
हाँ ये जीरो आ गया तो गलत है यार उस हिसाब से, तो मतलब ये सेटिंग सही नहीं है भाई, हमें चाहिए कि आई कैप डायरेक्शन है क्योंकि बोला गया कि प्रोपेगेशन इस तरह है। तो ये तो सर हमें इसको अवॉइड करना पड़ेगा कि ये तो नहीं हो सकता सर, एक बार दूसरे में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है जे प्लस के देख लेते हैं, कोई बात नहीं। जे प्लस के और जे प्लस के का क्रॉस जे प्लस के साथ करना है। ठीक है, देखो समझो बात को, डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, दोनों में आई इसमें क्या है 0 0 0, सॉरी आई है 0 और दूसरे वाले का भी आई 0 है और दोनों के रिजल्ट एकदम सेम टू सेम है 1 1। इवन वैसे मैं डायरेक्ट मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता है, इसका भी आंसर 0 ही होगा। आई कैप 1 हो गया, -1 हो गया, इसका भी 0 ही होगा। ठीक है, 0 ही होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, 0 ही होना चाहिए क्योंकि इनमें रो वगैरह कॉलम वगैरह मैच कर रही है। जब भी डिटर्मिनेंट में दो रोज मैच करती है आंसर सीधे 0 होता है, चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ये एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ होगा, जैसे इसमें भी आप देख सकते हो, तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे कोई बोले, समझ रहे हो आप, अगर आपको एप्लीकेशन पता है जो मैं कह रहा हूँ तो आपको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी। दूसरे वाले में देखो, इसमें हो सकता है क्योंकि अगर आप समझो, अगर आप एकदम करना चाह रहे हो बिना कैलकुलेशन के, अगर आपने थोड़ा सा कभी मैथ्स वगैरह पढ़ा है बाई चांस, नहीं पढ़ा प्लीज मुझे बता देना। कि देखो इसके सिंबल भी सेम ही है, भले ये प्लस प्लस है -1, लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा, सेम हो जाएंगे। इनमें यही एक ऑड, इसका आंसर बच्चा देख के सीधे बोल सकता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप मत रहो इस टेंशन में। अगर बाई चांस आपके एक्चुअली क्या है ना, आपने शायद डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आपसे रिलेवेंसी नहीं है उसकी, लेकिन हल्का यूज हो गया उसका। ठीक है, आई 0 है इसमें भी, जे इसमें -1 है और के इसमें +1 है। आई इसमें भी 0 है, जे -1। अब देखो इसमें नहीं कटेगा 0 क्योंकि इसमें अलग अलग हो गए दोनों। अब देखो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अब देखो आई में क्या हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया +1। जे वाला 0 हो जाएगा, के वाला भी 0 हो जाएगा। अब ये देखो कितना आंसर आ रहा है 2 आई कैप। हमें 2 से मतलब नहीं है, आई कैप आना चाहिए था क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, इसका मतलब सर ये सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली कहूं, अगर आपकी बायोलॉजी है तो आपको इसमें एक बारी के लिए जरूर ऐसा लग रहा होगा कि यार मुझे चारों चेक करने पड़ेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत ईजी था क्योंकि इसमें सिर्फ देखकर ही करने वाला क्वेश्चन था। क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको नहीं पता तो आपसे एक रूल बना लो अपने के लिए, डिटर्मिनेंट कहते हैं इस चीज को जो कर रहे हो आप। इसमें जब भी कभी दो रोज बराबर हो जाए ना, या दो कॉलम भी, कॉलम तो खैर बराबर होंगे नहीं इस केस में, दो रो जब भी बराबर होगी सीधा आंसर 0 होता है। बराबर ही नहीं, अगर वो आइडेंटिकल भी हो जाए, आइडेंटिकल मतलब अगर ये सर ऐसा है और ये सर ऐसा है तो भी आंसर इसका 0 आएगा। क्यों सर? क्योंकि इसमें 2 4 6 है, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये फिर से 6 हो जाएगा। 2 कॉमन लोगे तो वो 2 बाहर आ जाता है, कुल मिला के फिर से ये आंसर सेम हो गया, इसलिए आंसर 0 आ जाएगा। शायद आप मेरी बात हल्के में समझे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा और क्या है सर? लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझना यार इसे जरा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद ही हम आगे की बातें करने वाले हैं। अरे यार 1 मिनट रुको, 1 मिनट प्लीज। हाँ, फोर्स एक्सर्टेड बाय द रेडिएशन, पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, होगा यार, अब सारे क्वेश्चंस भी कराने हैं, अच्छे से भी कराने हैं, टाइम भी नहीं होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई। फोर्स एक्सर्टेड बाय द रेडिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लेकिन ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा। देखो आप जैसे ना ये समझो कि एक लाइट सोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं प्रॉपर करा रहा हूँ इसे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेरिवेशन वगैरह सब करा रहा हूँ अभी हाथों हाथ, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले से मुझे मजा नहीं आता कराने में। देखो इधर समझो बात को, ये लाइट सोर्स से लाइट पड़ेगी कहीं टेबल पे पड़ रही है तो एक प्रॉपर एक काइंड ऑफ ये एरिया इसका एलिमिनेट हो जाएगा, ये एरिया एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स का कॉम्बिनेशन है। इससे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, इस लाइट सोर्स से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं और वो नंबर ऑफ फोटॉन्स नीचे पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि जब नंबर ऑफ फोटॉन उस सरफेस पे पड़ रहे हैं, उस सरफेस पे वो काइंड ऑफ फोर्स लगा रहे होते हैं। फोर्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज होता है। देखो दो तरह की बॉडीज हो सकती है हमारे पास, एक हो सकती है ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी मतलब जो भी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर दे रहा है। यानी अगर उसके पास कुछ लाइट पड़ी v वेलोसिटी से आई उसके पास, अब लाइट बाहर ही नहीं आई, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्या मोमेंटम बनेगा? हाँ सर, मोमेंटम हुआ, चेंज हुआ मोमेंटम में। क्यों? क्योंकि पहले कुछ वेलोसिटी थी तो उसके पास मोमेंटम mv था, अब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो अब मोमेंटम 0 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम mv का हो गया। मोमेंटम में चेंज हुआ, इसका मतलब फोर्स लगा था सर, इस बॉडी पे फोर्स लगाया था इस लाइट के फोटोन ने। ठीक है, दूसरी काइंड ऑफ बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं फुल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे मिरर है, उस पर लाइट जैसी पड़ती है, मतलब मान लेते हैं आइडियली 100%, तो उस पर जैसी लाइट पड़ती है, अगर ये मान लेते हैं एम वी वेलोसिटी से आ रही थी तो एम वी मोमेंटम था, जब बैक कर रही है तो -mv हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, इसलिए मोमेंटम पहले था mv,
और बाद में हो गया m ऑफ v वेक्टर नेगेटिव होने के कारण ये, यानी ये p इनिशियल था और ये p फाइनल था। ये मैं बात कर रहा हूँ टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। तो उस समय p फाइनल माइनस p इनिशियल अगर आप करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा माइनस का mv, माइनस करोगे mv, इनिशियल को हटाओगे तो माइनस का 2mv। कुल मिला के आपके पास मैग्नीट्यूड वाइज आप कह सकते हो 2mv का मोमेंटम चेंज हुआ, यानी आप कह सकते हो कि सर ये एक तरह से फोर्स इस बार लगेगा, फोर्स भी और मोमेंटम चेंज इस बार भी हुआ है। तो दोनों ही शर्तों में मोमेंटम में चेंज होगा, इसके कारण सरफेस पर फोर्स तो लगेगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे फॉर्मूला उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो फॉर्मूला सुन लो क्योंकि कहीं भी यूज हो सकता है आपके उसमें। अभी देख रहे हो बार बार नहीं मिल पाएगा आपको, देख लो अभी इधर ध्यान से देखना, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं सर ऑन ब्लैक बॉडी, उसके बाद तुरंत हम कर लेंगे टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। देखो हम देख रहे हैं कि क्या क्या होता होगा। जैसे ना अगर ये सोचो कि ब्लैक बॉडी है, यानी ब्लैक बॉडी मतलब कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि अगर इस पर कोई भी आया मतलब फोटोन गिरा तो फोटोन सर एब्जॉर्ब हो गया, वो बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि काली काली बॉडी थी, उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, अब कुछ भी नहीं जा पाया। यानी अगर वो v वेलोसिटी से आया था तो फाइनली अब उसके बाद वेलोसिटी जीरो बची, यानी मोमेंटम में चेंज p का हो गया क्योंकि इनिशियल मोमेंटम p था mv के बराबर और फाइनली जीरो हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम p हो गया, यानी mv का चेंज हुआ। यानी अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो मैं कहना चाह रहा हूं कि टोटल जो फोर्स एग्जर्ट होगा इसमें, अब वो एक फोटोन तो गिर नहीं रहा, नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरेंगे। तो इसका मतलब हम सबसे पहला इसमें टॉपिक कवर करते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालो एटम्स और न्यूक्लियाई जब हम पढ़ते हैं तो। अब समझना प्लीज ध्यान से, बहुत ईजी है। शायद आप जानते होंगे कि एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो h इंटू न्यू होती है। न्यू वहां पर उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो निकल रहा है, रेड कलर ब्लू कलर, ठीक। ये तो था एक फोटोन। अगर कोई ये एक फोटोन था इसलिए 1 लिख रहा हूं समझाने के लिए। अगर मुझे टोटल एनर्जी चाहिए सिस्टम की तो मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा एक फोटोन की एनर्जी से, तो टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आ जाएगी मेरे पास। हाँ, अगर मैं सर इसको डिवाइड करता हूं पर यूनिट टाइम से दोनों तरफ तो ऐसा होगा। और एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी एनर्जी इज अ काइंड ऑफ वर्क, वर्क बाई कैपेसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क इज पावर। तो एनर्जी बाई ये क्या हो जाएगा, पावर। पावर को POWER पूरा लिख रहा हूं, कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं मोमेंटम से। n बाई टी को वी आर कॉलिंग इट लाइक n, जैसा कि हम अक्सर कहते हैं फिजिक्स में। ये n अब क्या हो गया, नंबर डेंसिटी, एक तरह से आप कहो इसे कि बेसिकली अभी के लिए हम कह रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकंड। हेलो, n इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकंड, ठीक है, पर यूनिट सेकंड मतलब टाइम लिख दे रहे नीचे पे। तो कुल मिला के n इज नथिंग मोर देन दिस, n बाई टी, ये ठीक है। कंफ्यूजन कुछ नहीं चाहिए। n क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ फोटॉन्स, और स्मॉल n क्या है, पर यूनिट सेकंड में कितने फोटॉन निकल रहे हैं। क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पावर का फॉर्मूला NH न्यू हो गया। अब देखो कई बार ये आपको पावर को P लिख देता हूं सिंपल, NH न्यू, न्यू मतलब C बाई लैम्डा कह सकते हो क्योंकि न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा होता है। तो यहीं से आप चाहो तो N को अब निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि हमें N निकालने के लिए हम गेम खेल लेते हैं। N बराबर हो गया सर P लैम्डा, ठीक है, हो गया। अगर ऊपर वाले में भी जवाब दे देते ऊपर से डायरेक्ट, या यहां से भी कर लो क्योंकि अक्सर आपको लैम्डा की टर्म्स में दिखता है रिजल्ट, इसलिए मैंने ऐसा कहा। n बराबर हो गया P लैम्डा अपॉन HC। बहुत ब्यूटीफुल सर, बहुत ब्यूटीफुल। ये n क्या निकला सर, ये n सर आपको कभी भी इसे नंबर ऑफ फोटोन मत कह देना क्योंकि हम प्रॉपर देख के आ रहे हैं नंबर ऑफ फोटोन कैपिटल N है, ये नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकंड है। ध्यान रखो बात को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एन निकल गया। अब हम आगे की कहानी में बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि सर वो क्या कह रहे थे आप, वो कि ब्लैक बॉडी में गिरता है फोर्स वगैरह कह रहे थे। हाँ तो सर मैं कह रहा था कि फोर्स जो होता है, आप मुझे खुद बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, dp/dt होता है कि नहीं होता, चेंज इन मोमेंटम। हाँ प्लीज यार, आप कंफ्यूज मत करना, ये p पर पावर है माय डियर, ये मोमेंटम है, सेकंड लॉ, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए। मोमेंटम, इसको ऐसा टाइप से लिखाने की कोशिश करता हूँ स्मॉल से, ठीक है, क्लियर है। अब एक बार बताओ आप मुझे, आपका मोमेंटम में चेंज कितना हुआ सर। मोमेंटम में चेंज जैसे एक पार्टिकल आया, मान लेते हैं v वेलोसिटी से आया, लेकिन अब्सॉर्ब हो गया ब्लैक बॉडी में, तो उसका मोमेंटम का चेंज p का ही रहा। अगर एक 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 फोटोन का मोमेंटम p है, mv कह रहा हूं जिसे मैं, तो p है, फाइनली जीरो हो गया मोमेंटम, तो चेंज कितना हुआ, p का ही हुआ। तो चेंज इसमें सर p का हो गया, और पर यूनिट टाइम हुआ तो t लिख देते हैं पर यूनिट टाइम। लेकिन एक फोटोन तो है नहीं यहाँ, फोर्स तो हमें सारे फोटोन से निकालना है, और सारे फोटोन की काउंटिंग तो सर n है। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि कंफ्यूजन होता है बच्चों को कैपिटल N और स्मॉल n में, इसलिए मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूं आपको। सीधे मैंने शुरुआत में ही स्मॉल n नहीं ले लिया, बहुत एकदम जो बातें होती है वो कर रहा हूं, क्योंकि एक फोटोन के कारण अगर p/t का मोमेंटम चेंज होता है तो n के कारण कितना होगा, np/t। और n/t को इफ यू वांट नाउ देन यू कैन कॉल इट लाइक np। अब ये कह सकते हो आप, क्योंकि n/t को आपने कह रखा है स्मॉल n। हाँ शायद समझाऊंगे आप। तो इस तरह से माय डियर आपका फोर्स। लेकिन सर हमें तो पता है n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि n लाओगे कहां से, क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं होगा, n तो आपको निकालना पड़ेगा। p लैम्डा HC, ये हो गया n इंटू p। अब समझो ये p कौन है भाई, पावर है भाई ये, और ये p कौन है, मोमेंटम है।
किसका मोमेंटम है सर? कौन गिर रहा? बॉल गिर रही क्या? नहीं सर, फोटोन गिर रहा। फोटोन का मोमेंटम निकालना जानते हो? हाँ सर, डी ब्रॉगली वेव हमने पढ़ी हुई है। हम सर जानते हैं कि P बराबर H अपॉन mv होता है। अच्छा सर, मजाक मत, अच्छा कर लेते हो सर आप, ऐसे मजाक अच्छा कर लेते हो सर आप। लैम्डा बराबर H अपॉन mv। लैम्डा हम जानते हैं कि किसी फोटोन, अगर हम फोटोन की बात कर रहे हैं तो ये फोटोन की वो हो गई, और अगर फोटोन का हमने मोमेंटम P मान रखा है तो ये लैम्डा इज इक्वल टू H बाई P हो गया। तो अगर मुझे ये निकालना है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ मोमेंटम है, और मोमेंटम फोटोन का क्योंकि वो गिर रहे हैं, तो आई कैन सिंपली राइट इट लाइक एच सी, और पी यानी मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा वही जो शुरुआत से चला आ रहा है लाइट का, ये लाइट ने अपना जो फोटोन से, ये लैम्डा इस लैम्डा को उड़वा देगा, बोलेगा निकल लो अब यहाँ से साइड से। पी एच ने एच को भी निकलवा दिया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कम कम मिलेंगे इसके डेरिवेशन देखने को, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला? बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसका एप्लीकेशन तो सुन लो। एफ निकल गया आपका, एफ कितना निकल गया? पी बाय सी। पी ध्यान रखें पावर है, मोमेंटम नहीं है। पी क्या पावर? अब इसी को देखो लोगों ने कितने अच्छे अच्छे तरीके से इसके साथ खेल खेले। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको, मुझे ब्लैंक स्लाइड लेनी है पहले, देखिएगा प्लीज ध्यान से देखना। आपका जो एफ निकला माय डियर, वो निकला पावर बाई सी। और ध्यान रखो ये एफ है क्या, बहुत क्लैरिटी हो रही है कि रेडिएशन, जब लाइट आपके सामने पड़ती है आपको लगता नहीं होगा ना आप पे फोर्स मार रही है, लेकिन मार रही होती है। कभी एक पूरा समस्त यूनिवर्स की ऊर्जा आके आपके सामने अगर आ जाए ना तो धक्का लगेगा आपको बहुत भयंकर वाला। ठीक है, जब है परमात्मा के खड़े हो जाए आपके सामने तो स्वयं प्रकाश पुंज है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, पावर बाई सी। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। अब समझ में आती है महाभारत की बात की, अर्जुन क्यों कहता है कि हे कृष्ण अपने इस विराट रूप को आप हटाओ, मैं देख नहीं पा रहा आपको, क्योंकि विराट रूप से बहुत ज्यादा लाइट निकली होगी ना, वो उस लाइट के कारण इतना फोर्स पड़ा होगा पावर बाई सी का, वो अर्जुन से सहन नहीं हो पाया होगा। अच्छा यार, ये यार अच्छा बड़ा भयंकर है। तो ये अब देखो, पावर बराबर आप जानते हो ये बेसिकली पावर था, और पावर को आप जानते हो एनर्जी बाय वो होता है बेसिकली, दिस इज नथिंग बट एनर्जी बाय टाइम, जो हम पहले कह रहे थे वही है पिछली बार, एनर्जी बाय टाइम। एक काम कर दूं, अगर मैं इसे ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ फर्क पड़ा? ए मतलब उस सरफेस एरिया जहां पर वो पड़ रही है, जैसे हमारे केस में ये जो आपको दिख रहा है माय डियर, ये जो आपको इलाका दिख रहा है इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले इलाके की, ये वाला, ये जो एरिया है, ये एरिया, पेन भी तो मैंने लिया काला, देखो इधर, ये ए। ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब सर एक ना, मैं जब भी आपको न्यूक्लियर वगैरह पढ़ाता हूं, मैं हमेशा आपको बताता हूं, मैं बोलता हूं भाई पढ़ ले ध्यान से, पढ़ ले इंटेंसिटी, पढ़ लो ध्यान से यार, सॉरी हाँ, मैं कहता हूँ कि भाई पढ़ लो ध्यान से। इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स को, वो होता है सर एनर्जी कितनी गिर रही है डिवाइडेड बाय कितने टाइम में गिर रही है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला होता है सर। और उसी फॉर्मूले को लाने के लिए मैंने ये साजिश रची कि ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप समझो, ई टी ये बाई ए क्या हो गया टोटल मिला के सर, ये हो गई इंटेंसिटी, और ऊपर तो बैठा हुआ ए, तो ये हो गई हमारे पास इंटेंसिटी, ये हो गया हमारे पास ए, और नीचे हो गया हमारे पास सी। क्या आप मेरी बातें थोड़ी बहुत समझ पा रहे हो यार? चाल बिना चाल मैं क्या चाल चलूं, चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा, अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा, तुझे पसंद है धीमा लहजा और ये बस खामोशियां, मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा, आंखों में आंसू नहीं है, कहाँ है तू, कहाँ तू नहीं है, दिल को अब जानना ही नहीं। सर पेपर है हमारा, आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ यार। देखो चलो ये लटका दिया हमने से यार, वरना अच्छा नहीं लग रहा था ना यार, साक्षात ग्रेविटेशन की बेइज्जती हो रही थी यहाँ पे, इसीलिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ेगा। आगे मैं कहना चाह रहा था कि ये फॉर्मूला बहुत धांसू है, ये वाला फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तो भाई पूछो मत, दोनों एक ही, आप कोई भी एक याद रख लो, पावर बाई सी याद रख लो, लेकिन कैच तो सुनो, कैच तो सुनो, ये ऑन ब्लैक बॉडी। अब आप सोचो अगर ये ब्लैक बॉडी ना होके परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी होती, लाइक अ मिरर, जस्ट लाइक अ स्मूथ, जस्ट लाइक अ सिल्क, गिरी यहां से, मोमेंटम पी, वापस रिटर्न पी, लेकिन अपोजिट का पी, नेगेटिव पी, क्योंकि वेलोसिटी वी थी जाते समय माइनस वी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर ये पहले पी था तो फाइनली माइनस पी हो गया, तो डिफरेंस कितने का आया? 2p का चेंज हुआ। अब सर आपने जो करामाते यहाँ की थी ना, यहाँ आपने लिखा था ना मोमेंटम में चेंज पी, ये हो जाएगा 2, सब जगह 2 करोगे, आप प्रॉपर करोगे डेरिवेशन को, तब जब आप 2 करोगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2p बाई सी। तो उस समय एक मिनट, ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए आपका जो फोर्स आ जाएगा वो जाएगा 2 टाइम्स पावर बाई सी। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैंने आपको समझा दिया क्यों आएगा, ठीक है। अब बाकी चीजें सर वैसी की वैसी हो जाएंगी। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी बोलना है तो आप ये पी है ई बाई टी ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा इंटेंसिटी और इनटू एरिया, आप समझ पा रहे होंगे, इंटेंसिटी इनटू एरिया बाय सी, 2IA बाय सी। तो बस ये बहुत फर्क डाल देता है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, ठीक है ना, 2IA बाय सी, बस अब आई थिंक आप समझ गए, तो 2IA बाय सी हो जाएगा। अच्छा अब सर क्वेश्चन करा दो यार, इधर उधर की बातें बहुत कर लेते हो सर आप।
चल भाई चल 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 अरे इतने पीछे हैं अभी हम। हाँ क्या हो गया यार, मेरा पेपर छूट जाएगा मेरा तो पूरा, ऐसे ही करूँगा तो। देखो लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ, अब पढ़ो क्वेश्चन को। लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है सर? ये बी की यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की। क्योंकि आप जानते हो कि फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, अब यहाँ बी ए कॉस थीटा होता है, लेकिन ये इससे समझ सकते हो आप, बी बराबर फाइव बाई ए होता है, और फाइव फ्लक्स होता है, ए मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस हिसाब से बी की यूनिट होती है, ठीक है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग समझे आप, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट इज, 1 मिनट के टाइम में कितनी एनर्जी उसको मिलेगी, यानी कि टी दे रखा है आपको 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स आप कह सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी यूनिट्स को मीटर में बदलना चाहिए, क्या बदलना चाहिए, वेबर, वैसे इसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है ना, लेकिन ये वेबर की कोई सीजीएस यूनिट भी होती है क्या? मुझे लग रहा है हमें कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, रुक जाओ। लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 इतना फॉल्स ऑन नॉन एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया था, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पेन ऑफ 1 मिनट इज, एनर्जी कितनी रिसीव हुई? कुछ भी नहीं पूछ रहे, बस एनर्जी पूछ रहे हैं हमसे, एनर्जी कितनी रिसीव हुई। हमने भी पीछे जो जो चीज़ें पढ़ी उसके आधार पर हम क्या रिजल्ट दे सकते हैं सर? हम बोलेंगे कि यार हमें कुछ ज़्यादा तो आता नहीं वैसे हमें, लेकिन इतना पता है कि भाई वो आपके पास जो फोर्स आया था, फोर्स का कुछ यूज़ तो होगा नहीं। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर हम बात करें, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब ब्लैक बॉडी टाइप की है, यानी कि ऊपर पे 2 नहीं आएगा, यानी सीधे इंटेंसिटी आएगी, एरिया से मल्टीप्लाई होगी, नीचे पे सी था हमारे पास मौजूद, बस इतना ही चीज़ है। इंटेंसिटी कैसे निकालते हो सर? इंटेंसिटी के लिए हमें एनर्जी निकालनी पड़ती है, नीचे टाइम लिखना पड़ता है, फिर एक एनर्जी एरिया लिखना पड़ता है, और एरिया तो सी तो है यहाँ पर, और ये एरिया था, ये एरिया आपस में कट रहा है, तो कुल मिला के एनर्जी बाई टाइम आ रहा है, यानी एनर्जी आ रहा है, नीचे टाइम हमें गिवन ही है, वैसे सी की वैल्यू हम जानते ही एक तरह से अगर देखा जाए तो, सी लाइट की बात कर रहे हैं ना, हाँ लाइट की बात कर रहे हैं, ये भी हम निकाल देंगे। तो ये तो सर फॉर्मूला है एफ का, लेकिन हमें एफ चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या देखते हैं, हमें एनर्जी रिसीव्ड बतानी है, और हमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है। light with an average flux of itna falls on a non-reflective surface and normal incidence having surface area itna, the energy received by the surface during time span of 1 minute is, energy received हमें बतानी है, तो हम बोलेंगे energy received बराबर हो गया f इंटू टाइम इंटू सी, और f हमारे पास एक बारी के लिए मैं कहता हूँ 20 में समझाऊंगा आपको, टाइम मतलब कितना 60 सेकेंड्स है, और उसके बाद एरिया कितना है 20 है, तो मैं उसे ना चेंज नहीं कर रहा वैसे, में 12×24, और इसके बाद ये हो जाएगा 10⁻3, तो ये आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। मैंने इसे इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपस में कट गए, तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको दिख रहा होगा कि एनर्जी की वैल्यू आपकी आ गई है इतनी 24 × 10⁻3, और ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब है। अब इसमें समझने वाली बात जरा समझना, ये जो बी है ना यार, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहते हैं, और यही यहाँ पर काम कर रहा है फोर्स की तरह, यानी कि जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं ना, वो फोर्स कोई और नहीं है, यही है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो आप इसको ध्यान रखना जरा, ठीक है। यहाँ पर लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ इतना फॉल्स ऑन नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया इतना, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग, आपको शायद समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं और करने जैसा, बाकी सब चीजें सही हैं, बस ध्यान रखना ये फोर्स और कुछ नहीं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी ही है इस केस में, ठीक है। इसका कुछ नाम भी होता है ऐसे इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ये होगा 1:1, क्योंकि कुल मिला के कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, दोनों का समान रहता है, यानी कि 1:1, ठीक है। इसमें कोई भूलने वाली बात है नहीं, थियोरेटिकल क्वेश्चन एकदम। फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी आर दिस रिस्पेक्टली, देखो अभी मैंने जस्ट आपको कराया था, शायद 2022 से ऐसे कभी पूछा गया था क्वेश्चन, देखो एक दोबारा देखिए, कुछ नहीं करना सर, हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी दे रखी है 1.0 एंड रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं 1.44, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम वुड बी, सर हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी बराबर होता है 1/μm इंटू एप्सिलॉन m, ये पढ़ा था हमने, और हमने ये भी पढ़ा था, मैं आपको समझा रहा हूँ वरना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, μ0 एप्सिलॉन पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने, और हमने ये भी पढ़ा था कि उस v को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि μm/μ0 बराबर होता है क्या, μr, और सिमिलरली गोज विद एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन r। हेलो, तो कुल मिलाकर इसके प्लेस पे मैं μm के प्लेस पे आई कैन राइट लाइक μ0 और μr, जो पीछे कराया था वही करा रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं बोल रहा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। अब आप देखोगे v बराबर हो गया 1 ये μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर c हो जाएगा ऊपर सीधे, और नीचे वही बच गया जो आप पहले से जानते ही हो। आप चाहते तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जो प्रैक्टिस करी होती है हमने तो हम डायरेक्ट ये लाइन लिखते हैं एग्जाम में, इतना काम नहीं करते, लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ कि आपको समझाता हुआ चलूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा हूँ ना मैं असल में। 1.44
ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी वैसे ध्यान रखना, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी 1 ही होती है वैसे, ठीक है। ठीक है, तो V बराबर हो गया C अपॉन 1.44। इफ यू कैन देन यू, आप सिंपल समझ रहे होंगे कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो नॉर्मल सा मैथमेटिक्स लगाया चौथी क्लास का, ठीक है। तो उससे आधार पर हम समझ गए कि भाई ये सर कितना हो गया, 1.2 का स्क्वायर अगर आप करोगे उतना ही होता है ना, अपना अपना स्टाइल है सॉल्व करने का। तो C बाई 1.2 क्या है भैया, अच्छा उस C की वैल्यू भी जानते हैं हम, ओहो मैं तो भूल ही गया था। 3 × 10 की पावर 8 और ये हो गया 1.2। 1.2 का एक जीरो ऊपर ऊपर भेज दो, इसके साथ भेज दो, ये भी याद रखेगा। और ये 3 4 हो गया, क्या यार ये भी ना फंसाते रह रहे हैं, 2 जीरो उसको दे दो फिर अब। हाँ यार, अब आप ये मत बोलना है क्या कर रहे हैं सर, अब ये 25 हो गया, 25 × 10 की पावर 6 है कहीं, तो है नहीं सर, कहीं पे भी दिख नहीं रहा। 25 × 10 की पावर 6, 25 × 10 की पावर 6 को मैं बोल सकता हूँ 2.5 × 10 की पावर 7। यार मेरा ना कुछ जीरो का चक्करबाजी हो गई शायद, आप उसको देखो करेक्ट करो, ठीक है। मेरी कुछ ना कुछ चक्करबाजी हो चुकी है यहाँ पर, और पकड़ लेता हूँ, चलो थोड़ा टाइम देखें। एक तो ये लग रहा है ना कितने क्वेश्चन है वो भी कराने हैं अभी, जैसे एग्जाम में नहीं आता फील, वो फील आ रहा है मुझे, रुक जाओ। तो इसकी पावर 8, थोड़ा सा से ना यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार कर लेता हूँ, अगर हो गया तो देख लेंगे। प्रोबेबली शायद वही होगा जो हमारा आया है बस, लेकिन करेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए उसे करेक्ट करते हैं। 3 × 10⁻8, और ये मेरा 1.2 आया, क्या ये सही है? 1.2 का स्क्वायर तो सही लिखा हुआ सर आपने, 1.2 आया। एक बारी के लिए अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये यहाँ जाएगा 3/, ये ऐसा होगा 4 10 की पावर 9 है, 9 में से 2 जीरो मैंने इसको दे दिए, 7 बचे यहाँ पर ना, मेरे ख्याल से मैंने पिछली बार गलत लिखा था। 25 × 10 की पावर 7, अब ये सही आ रहा है, अब ये सही आ रहा है, ठीक है। मैंने इस समय पहले शायद जीरो का कुछ हेर फेर कर दिया था, ठीक है, 2 दिए उसे लेकिन घटाए नहीं थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है इस फॉर्मूले पे बेस्ड। चलो ये क्वेश्चन देखो सिंपल सा, एन ईएम वेव इज प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम विद वेलोसिटी इतना, द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ईएम वेव इज अलोंग बाइस। क्या यार मजाक समझ रहे क्या ये लोग हमें? हाँ यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी। देखो वी आई कैप मतलब वेलोसिटी इस तरफ है, प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, गॉट इट, ठीक है सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशन है वाई एक्सिस में, जरूरी नहीं है कहीं को भी बनाओ, वो फर्क नहीं डालता। चल मैंने यहाँ लिख दिया, इसको लिख दिया वाई एक्सिस, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, ये बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, ये होगा, लेकिन जेड मत कह दो एकदम से, हमें नहीं पता क्या होगा, मैं थोड़े के लिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने पर प्रोपेगेशन आता है, प्रोपेगेशन आई एक्सिस के अलॉन्ग है, मुझे डायरेक्शन से मतलब है सर। यानी कि अब ये सोचना है कि आई कब आएगा, जब ये जे हो के हो तो आई आएगा क्या, देखो जरा, अभी बताया था आई जे के, सोचो आई से गया, जे से गया, के से गया, अब सोचो आई कब आएगा सर, जे क्रॉस के होने पर आएगा, यानी जे क्रॉस के होने पे आई आएगा। और वाई सच में उन्होंने बोल ही रखा था हमसे कि जे के अलॉन्ग है, तो वाई तो सेटिंग हो गई सही कि वाई जे के अलॉन्ग हो गया, तो ऑब्वियसली के अलॉन्ग होगा, और के का मतलब होता है सर कौन सा, जेड एक्सिस। तो आई थिंक आपको आंसर आ गया होगा समझ में, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, जहां तक मुझे लग रहा है 1 घंटे से तो ऊपर हो ही चुका है। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, 12 क्वेश्चन 60 मिनट में, नॉट अ बिग डील, 5 मिनट एक क्वेश्चन में, जबकि इतने सारे कॉन्सेप्ट बताया, खतरनाक हुआ यार मैं। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या यार ये लोग भी ना हमारे साथ बिल्कुल ही मतलब मजाक समझ ले रहे हैं यार हमें कभी कभी। तो ई आर एम एस बराबर होता है सर ई नॉट अपॉन √2, जैसा कि हमने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा, वहां तो प्रॉपर डिराइव भी करा रहता है। तो बस आपसे पीक वैल्यू पूछ रहा है, तो यू विल जस्ट राइट लाइक ई आर एम एस इंटू √2, है ना। और ई आर एम एस आपको दे रखा है 6, और 6 का √2 से मल्टीप्लाई, अच्छा जी बोल रहे बहुत मजे ले रहे थे, आप करके दिखाओ इसे। द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पूछा था यार, देख रहे कितनी जल्दी हो रही मुझे। पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ भैया, मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू पूछा हुआ है, तो पी वैल्यू इसकी पूछा हुआ है, और आपने निकाल दिया ई नॉट, चलो उतना तो काम करना ही था, चलो जो भी है ठीक है, इतने मजे में भी नहीं आना जैसे मैं आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ई नॉट अपॉन बी नॉट अपॉन सी हो गया, तो मुझे बी नॉट निकालना है, मैं बोलूंगा ई नॉट अपॉन सी, और ई नॉट की वैल्यू क्योंकि मैंने कैलकुलेशन से निकाली, और ई नॉट मेरा आया 6√2, और ये होता है मेरा 3 × 10⁻8, और 3 ने इसको 2 बार काट दिया, तो कुल मिला के बी बराबर आया 2√2 इंटू 10⁻8 कह दो चाहो तो, चलो -8 तो आ ही रहा है सबका आंसर। और शायद आप जानते होंगे √2 की वैल्यू होती है 1.44, और मेरे ख्याल से कैलकुलेशन टफ नहीं है, ये हो गया 2 4 8, 2 4 8, अरे सर कहाँ चले गए, कॉपी कर रहे क्या नीचे से बैठ के? नहीं यार आपको दिख नहीं रहा होगा ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। 2.88 ये क्या है, पता नहीं क्या है यार ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमारा आंसर मैच तो कर नहीं रहा, आंसर मैच तो कर नहीं रहा, मैंने वैल्यू सही डाली है, शायद इतनी होती है वैल्यू जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो उस हिसाब से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आंसर इसका सही होना चाहिए, देख लेना बाकी, ठीक है। ये 1.41 ने मुझे डरा दिया यार, ये √2 की वैल्यू होती है क्या, इसने डरा दिया मुझे अचानक से। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ अपने आप को कि 2√2 3 दूनी 6 तो होता ही है यार, कभी कभी ना इतना अपने आप पे शक होने लग जाता है कि 3 दूनी 6 होता है कि नहीं होता।
ठीक है, चलो देख लेना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है एरर, या पता लिखने का एरर हो या फिर सच में एरर हो या फिर जो भी हो, मतलब √2 की वैल्यू अगर इतनी होती है तो फिर तो आंसर यही है यार, वैसे लग वही रहा है, अगर मैं होता तो वही क्लिक कर लेता, अब जैसा भी होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, आई थिंक आपको ही समझ में आएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने बता दिया आपको यार, बताओ ऐसे कौन करता है भाई यार आज के ज़माने में, बताओ। ठीक है, देखो नंबर ऑफ, अच्छा उस जो मैंने आपको टॉपिक बताया ना उस पर मैंने एडिशनल क्वेश्चन डाल रखा जानबूझकर, इसका ये प्रीवियस ईयर में ऐसे कभी नहीं आ रखा, लेकिन जेई में आ रखा था, जेई में। नंबर ऑफ आइडेंटिकल फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, प्लीज ध्यान से समझना, आप इस पर टाइम दो अपना, ठीक है। इसके ऑप्शंस भी है इवन, ये ऑप्शंस है इसके, ठीक है। देखो, ऑन अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ मास m kept at rest on smooth horizontal surface, then the acceleration of body of n number of photons incident per second is n is again the number of photons per second incident on the perfectly black body in per second है। आपको एक बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा, क्या चीज बतानी है पता है, एक्सेलरेशन। देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको, पहले पढ़ लेना, कोशिश करा करो कि क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपने मेरे से भी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा तो यकीनन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बोलना क्या चाह रहे। बोल रहे कि एक मास m का है, नंबर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इस पे कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स पड़ते हैं आइडेंटिकल साइज के, यानी एक ही लाइट से आ रहे होंगे, ऑफ मास m केप्ट एट रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। देन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, अच्छा बताओ बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा क्यों सर, बॉडी में एक्सेलरेशन इसलिए आएगा क्योंकि बॉडी में फोर्स लग रहा है। अभी तो पढ़ा सर हमने कि पीछे फोर्स बराबर होता है पावर अपॉन सी, मैं p/c नहीं लिख रहा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन सर थोड़ा रुको, ठहरो, ध्यान से देखो, क्या ये परफेक्टली ब्लैक है या रिफ्लेक्टिंग है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग हुई तो 2 टाइम्स हो जाता है। सर नहीं, ये ब्लैक है, इसलिए पावर/c सिंपल आंसर है। अच्छा सर, और आगे क्या होता है सर, अगर आपको याद ना और अगर आप बुरा ना मानो तो पावर को हमने कुछ रिलेट किया था उस समय, मुझे ना याद नहीं रहता वैसे, ठीक है, याद रखना चाहिए वैसे, लेकिन देखो मैं क्या करूंगा, मैं फटाफट से वही काम करूंगा, एक की एनर्जी निकाली, फटाफट से प्रैक्टिस करो, टोटल की एनर्जी कितनी होगी NH/μ, उसको T से दोनों तरफ डिवाइड किया, ठीक है। यार मैं लेट जाऊंगे यहीं पे, देखो E/T कितना हो गया, पावर हो गया, पावर बराबर हो गया स्मॉल का n, h न्यू हो गया, शायद आप समझ पा रहे होंगे, ये था। और यहाँ से आप P को निकाल सकते हो, यहाँ से आप P को निकाल सकते हो, ठीक है, एक बारी के लिए। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि आपका जो टोटल फोर्स था वो था पावर/c, और इसमें कुछ और करने है सर, तो पावर/c को आप बोल सकते हो टोटल एनर्जी बाई c, और टोटल एनर्जी का मतलब होगा, देखो चलो यार वहाँ जाने की जरूरत मेरे ख्याल से, देख लो चलो, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वो, और h न्यू और बाई t, ऐसे ही तो होगा पावर का मतलब, हाँ सर यही होगा। अब बोला क्या था, देखो असल में क्या है कि एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो इतना तो सब जानते हैं कि फोर्स बाय मास होगा, बस यही तो होगा। अब आपको फोर्स निकालना है, फोर्स बेसिकली पावर बाय ये होता है, लेकिन इनको मैं इन टर्म्स ऑफ वो बोलना चाह रहा हूँ जो उन्होंने दिया है, इसलिए मैं कैपिटल N/T को स्मॉल n बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे गिवन है। और इवन मुझे और क्या गिवन है, मुझे लैम्डा गिवन है, न्यू गिवन नहीं है, मैंने आपको कहा भी था लैम्डा की टर्म्स में बोलते हैं, तो सर बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम डर गए, न्यू को हम बोल देंगे c/λ, ले भाई ले NH/न्यू हो गया, सॉरी लैम्डा हो गया। तो फोर्स इतना आ गया, एक्सेलरेशन कितना होगा सर, फोर्स बाय मास, तो फोर्स कितना है सर NH, मास से डिवाइड, ये बोलो कहीं दिख रहा है, बस हो गया आंसर है, बहुत सिंपल है। यहाँ ये मैंने आपको ऐसे करा दिया एज सच, इसका ये मैंने भले ही यहाँ पे करा दिया आपको, लेकिन यही काम यहाँ भी हो चुका है, ठीक है। जब इंडिपेंडेंटली सोच रखोगे ना, फॉर्मूले अगर आप याद करके चलोगे फंस जाओगे माय डियर। एक बारी में आपको जरूर लगेगा कि आपको पढ़ाते समय भी कोई पढ़ाएंगे उस समय भी आपको इजी लगेगा, लेकिन वो तब की बात है ना जब चीजें जुड़ के आ रही होती है, सामने वाले ने कहानी बनाई होती है इस तरह से आप, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो कौन सा फॉर्मूला कब रिकॉल करोगे, फॉर्मूले याद करने पे फोकस बिल्कुल मत करो, फोकस करो कि उनका ओरिजिनेशन पता हो, तब आपको फॉर्मूले बर्डन नहीं लगते हैं, मजा आता है, तब आप अपना कुछ कर सकते हो। फिलहाल आगे बढ़े, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोपगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 10 प्रॉपर्टी होती है प्रोपगेशन EM वेव्स की, उनमें से एक सिंपल प्रॉपर्टी बताती है हमें कि चार्ज मूविंग एट एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। तभी आपने देखा होगा रदरफोर्ड का मॉडल जो फेल होता है वो इसीलिए होता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम में, कि अगर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में, तो वो एक चार्ज पार्टिकल है और वो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, तो वो क्यों नहीं जाता, कोलैप्स क्यों नहीं आता, बोर ने इसका जवाब वगैरह दिया था, तो वो बात यहीं से निकल के आती है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ इतना, ये क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको भी पीछे कराया, मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप करना, बस आपको इतना सा हिंट दे दूं कि एनर्जी फ्लक्स मतलब बी है। अब मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप इसको करोगे, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है इसमें। वेबर पर मीटर स्क्वायर वही चीज है, फॉल्स ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ, देखो इस बार क्या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, ध्यान रखना परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग इस बार। इफ द सरफेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो उसको कन्वर्ट कर लेना, इसको 10⁻⁻⁴ बोल देना क्योंकि मीटर में दिख रहा है। और द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, देखो पिछली बार की तरह क्वेश्चन आ गया, इस बार क्या होगा सर, फोर्स बराबर P/C नहीं होगा 2P/C होगा, प्लीज रिमेंबर फोर्स इज इक्वल टू ये होगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप इसको कर लेना, ठीक है ना, अपने हिसाब से। और मेरे ख्याल से काम हो चुका है, कुछ करने जैसा है क्या इसमें, बताना है क्या हमें।
इफ द सरफेस एरिया इज ना द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, एवरेज फोर्स हमें बताना है कितना होगा, तो हम बोलेंगे 2p और 2p, p मतलब इस बारे में जो फॉर्मूला होगा a वगैरह आ रखे हैं, इसलिए p को आप एनर्जी लिखोगे, एनर्जी बाई टाइम, चलो कर दो ऐसे करके, एनर्जी बाई टाइम लिखोगे और यहाँ पर आप c लिखोगे। एक बारी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ये हो जाएगा e बाई टी a, ये पूरा i बन जाएगा, a बन जाएगा, c बन जाएगा। ये आपको याद आ गया, पीछे डिराइव करा था। अब इसमें आप कुछ मत करो, ये चीज़ एज अ आई की तरह ट्रीट कर सकती है, ए है आपका, सी की स्पीड जानते हो आप, रखना जो भी आपका आंसर आएगा देख लेना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को मैंने डिटेल में भी बताया है आपको पीछे पे भी, आप वहाँ से भी आराम से समझ सकते हो। मैं चाह नहीं रहा था उसे कराना, लेकिन मैंने हिंट दे दिया। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, प्लीज ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी इतना यानी कि 10⁻⁶ हर्ट्ज है, मेगा का मतलब 10⁻⁶ होता है, पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम विद रिलेटिव परमिटिविटी, समझ रहे हो? चलो बताता हूँ, देखो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ये है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब एक काइंड ऑफ इंसुलेटर होता है, और ये बोल रहा है इसकी डाइइलेक्ट्रिक रिलेटिविटी 4 है, जैसे कांच होता है ना तो उसकी 6 होती है, तो ऐसी कुछ कांच जैसी कुछ चीज मान लो, आपके पास कोई एक रेडिएशन है वो जा रहा है और उसके पार हो गया, बस इतना सब बात पूछी जा रही है कि बताओ कि वेवलेंथ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा। एक बात ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी का हमेशा मतलब समझो कलर ऑफ लाइट, अगर आपकी लाल कलर की लाइट जा रही है कांच के बाद क्या पीली हो जाएगी? नहीं सर, लाल की लाल ही रहती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है इन सब फिनोमेना में। रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, हमेशा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ध्यान रखना। वेलोसिटी और वेवलेंथ बदलती है, तभी जाकर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह पाती है। समझते हैं चलो क्या है फिलहाल। तो ये कहना चाह रहे थे कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सर, तो इसकी स्टार्टिंग में तो स्पीड सी होगी 3 × 10⁸, जब तक वो मीडियम के अंदर नहीं घुसी वगैरह वगैरह, ठीक है। न्यू भी इसका गिवन है हमें 3 × 10⁻⁶, तो क्या हम इसका लैम्डा निकाल सकते हैं, या हम निकाल सकते हैं, देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो। चल न्यू इज इक्वल टू, अगर आप जानते होंगे शायद, सी बाई लैम्डा होता है। सी मतलब बेसिकली वेलोसिटी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो, इसलिए उसकी स्पीड सी ही होगी शुरुआत में, तो वी कैन सिंपली राइट कि न्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸। एक्चुअली मुझे लैम्डा निकालना है, तो आई एम जस्ट राइटिंग लैम्डा। हेलो, सो गए क्या अचानक से यार? न्यू कितना है इसका सर? 3 × 10⁻⁶। एक बार निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या जरूरत पड़ेगी इसकी। 3 कट गए, 6 पड़ जाएगा, 10⁻2 हो गया, तो बेसिकली एक काइंड ऑफ 100 हो गया, मीटर कह दो इसे, तो 100 मीटर इसका निकल गया। अब देखते हैं बाद में इसकी लैम्डा कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है कि लैम्डा में क्या फर्क पड़ रहा है। लैम्डा में तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, खैर देख लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, जब ये यहाँ पहुंचा, इसका न्यू माय डियर सेम टू सेम रहेगा, ये बिल्कुल नहीं बदलने वाला। और रही बात इसका क्या बदलेगा, वेलोसिटी इसकी बदल जाएगी, वेलोसिटी इसकी बदल जाएगी, लैम्डा इसका बदल जाएगा। लेट्स से इसे v2 कह दो, इसे लैम्डा 2 कह दो, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि न्यू इज इक्वल टू अगेन सी नहीं कहूंगा, वेलोसिटी बाई लैम्डा ना, तो वेलोसिटी v2 बाई लैम्डा 2 हो गया, लेकिन न्यू तो इसका वही रहा जो था पहले। तो एक बार न्यू की वैल्यू रखते हैं, कितनी है सर? 3 × 10⁸, और वेलोसिटी मुझे नहीं पता, लैम्डा 2 ये निकालना। अब देखो गेम यहीं पर है, क्योंकि अगर आपको कोई एक पता होता, अगर आपको v2 पता होता तो गेम 25 हो जाता है, पता है? नहीं पता ना आपको? अच्छा, ऐसा बोल मत देना कि नहीं पता आपको, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि ये देखो कि यहाँ पे आपको कुछ दी गई इंफॉर्मेशन है, और आपको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज यहाँ पर बार बार बोली गई थी कि वेलोसिटी बराबर किसी भी मीडियम से जब आप खेल लो तो वो ये होती है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा मैंने, क्योंकि 2 बार डिराइव करा दिया। ये याद आया? अभी कुछ याद आया? याद आया? अगर फ्री स्पेस के लिए बात कर रहे होते हैं तो म्यू आर 1 हो जाता है, एप्सिलॉन आर भी 1 हो जाता है। म्यू आर तो हमेशा ही 1 रहता है, इवन रिलेटिव परमिटिविटी तो 1 ही रहती है, ठीक है, वो लिखने के लिए लिख दिया मैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे इस बार ये तो 1 ही रहती है हमेशा। एप्सिलॉन आर की अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन दे रखा 4 है, और अगर आपको पता है 4 है तो c/2 1 ही हुआ। क्वेश्चन को थोड़ा समझने पे फोकस करेंगे, आंसर आएंगे माय डियर। आंसर आना बहुत सब्सिडियरी चीज होती है। c/2 हो गया, लैम्डा 2 हो गया, तो लैम्डा 2 बराबर हो गया एक तरह से c/2 × 3 × 10⁸। असल में आपको पता है ये c ये दोनों कट गए, तो लैम्डा 2 बराबर एक तरह से 1/2 आया। न्यू इज इक्वल टू 1/2 किसका 1/2? एक मिनट। न्यू इज इक्वल टू v2 बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, ठीक है। न्यू की वैल्यू मैंने लिखी v2 बाई लैम्डा 2, ठीक है। v बराबर आया c/2, ये भी ठीक है। मतलब v2 बराबर आया c/2, c/2, ठीक है, ऑफ लैम्डा 2। लैम्डा 2 की वैल्यू आई c कट गया 2। 2 मतलब समझा नहीं मैं, कुछ एरर हो रहा है क्या? लेट मी चेक इट अगेन ना, एक मिनट मैं देखना चाहूँगा थोड़ा सा एक्चुअली हो क्या रहा है। लैम्डा 1 100 था, न्यू बराबर होता है v बाई लैम्डा। अच्छा, शायद आप समझे होंगे, ये न्यू इतना थोड़े ना, ये तो मैंने लाइट की स्पीड लिख दी ना यार, वो एक्चुअली इनकी वैल्यू सेम सेम है ना, इस चक्कर में थोड़ा सा 8 8 हो गया। शायद आप समझे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
सर यार पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। देखो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये न्यू है, और न्यू ऑब्वियसली उतना ही होगा जितना पहले था, 3 × 10⁻⁶। वेलोसिटी आपने निकाली है c/2, λ2 आपका λ2 निकला। तो अगर आप देखोगे तो ये c का मतलब है 3 × 10⁸, 3 ने 3 को काट दिया, λ2 बराबर निकला 10⁸ अपॉन 10⁶ इंटू 2 टाइप का, और ये 10⁻2 ऊपर बच गया और नीचे 2 टाइप का बच गया। तो ये एक तरह से 100/2 है। अगर आप समझ पा रहे होगे 100 कुछ और नहीं है बल्कि λ1 है। अगर आप समझ पा रहे होगे λ1 का हाफ हो गया है। आप इसे जनरल तरीके से भी कर सकते थे ना, जिससे आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि ये 100 को λ1 बोलना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने ऐसे करा दिया, मैं दोबारा वैसे नहीं कर रहा, आप समझ सक रहे हो कि आप कर दोगे वैसे अगर आप करना चाहोगे तो। ठीक है, मैं बताऊँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये समझ गए आप, पहले ही समझ गए कि देखो पहले मैं आंसर बताता हूँ, उसके फिर मैं बताता हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा था। देखो वेवलेंथ डबल नहीं होगी सर, हाफ होगी वेवलेंथ, एक बात तो ये। दूसरा फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, हाँ बी ऑप्शन सही है बिल्कुल, क्योंकि ये बोल रहा है रिमेन अनचेंज, ये तो गलत है, बोथ तो रहेंगे नहीं। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इज डबल, नहीं ये भी गलत है। वेवलेंथ इज डबल, ये भी गलत है। फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ, ये भी गलत है। तो बी ही सही है किसी भी हालत में। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा था, प्लीज समझो। देखो आप चाहो तो ना ऐसे ना करके इसको जनरली कर सकते हो, जनरल लैंग्वेज में समझो, ठीक है मैं क्या कह रहा हूँ। गलत नहीं करा वो जो मैंने करा, कहीं आप ऐसा मत सोचना गलत कर दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैसे करोगे आप, क्योंकि बच्चों को ना बाद में डाउट होते हैं, फिर बाद में कमेंट में बताने में प्रॉब्लम होती है। देखो न्यू बराबर क्या होगा सर, c/λ1। क्यों? क्योंकि न्यू वही है जो पहले था, और पहले का न्यू ऐसे निकल सकता था। और ये क्या है सर, v2 को हमने निकाला, कितना निकला c/2 λ2। अभी समझे v कितना निकला, इतना। बस आप आराम से ऐसे बोल सकते हो। तो 2 λ2 बराबर λ1, और आप बोल सकते हो λ2 बराबर λ1/2, ऐसे ये कहना चाह रहा था मैं। आई थिंक आप समझोगे मेरी बात। ये जनरल निकला, ये थोड़ा प्रोफेशनल है। आगे बढ़ रहे हैं। The electric field associated with an EM wave in a vacuum is given by this। देखो आ गया, मैंने आपको बीच में बताया था कि वेव नंबर्स क्या होते हैं, वेव वेक्टर्स क्या होते हैं। देखो आप देखो इधर ध्यान से, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने बोला था ये इक्वेशन होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये साइन की जगह कॉस में हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस ऑफ ओमेगा टी साइनसोइडल कर्व ही होता है ये भी। अब ये कॉस के टर्म्स में, अब कंपैरिजन करो, ये 40 है, यानी कि कुल मिला के सर ये ना 40 है, यानी ई नॉट की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 40 है, वोल्ट पर जूल या जो भी मीटर होती है लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ओमेगा टी, अब देखो आप कंफ्यूज मत होना, आप ये मत बोलना कि सर जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तो नेगेटिव हो गया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता अगेन, क्योंकि आप लोग शायद जानते होंगे अगर नेगेटिव आप कॉमन ले भी लोगे, शायद आप जानते होंगे दोनों चीजें एक ही हैं। क्यों सर? क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सिंपल प्रॉपर्टी। कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बताऊंगा फिर उसमें, अदरवाइज सिंपल रेफरेंस दे दिया। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे के साथ जो जुड़ा हुआ जेड है, इसका मतलब इतना तो तय मानो कि आपकी वेव जेड एक्सेस के अलोंग चल रही है ना। इस बारी में आप अगर देखोगे तो ये x नहीं है, ये z है। ये क्या है? z है, ठीक है, ये z है, ओमेगा टी माइनस के जेड। तो ये दोनों बातें एक ही है, तो हम इसके आधार पर भी समझ लेंगे। तो अलोंग z एक्सेस हमारी वेव जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस I के अलोंग है, आप समझ रहे होंगे क्योंकि वो I। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली कहाँ होगा? x, ये I, ये x एक्सेस के अलोंग है। वेव जो है वो आपको दिख रहा है z एक्सेस के अलोंग है, तो वो कहीं ना कहीं y के अलोंग होंगी, प्लस या माइनस में, वो जो भी है देख लेंगे। फिलहाल आपको अगर आप कंपैरिजन करो यहाँ पे ओमेगा टी से, तो ओमेगा आता है 6 × 10⁸ आ रहा है, और कुछ काम का नहीं है। आपको सिर्फ पूछा हुआ वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर, के की वैल्यू बतानी है। मैंने आपको पहले ही बताया था के बराबर होता है 2π/λ, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2π फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁸। समझ पाते हो आप? और फ्रीक्वेंसी यानी न्यू कह रहे हो जिसे आप, वो होगी 2πc/λ, क्योंकि हम लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं जो लाइट की स्पीड से चलती है। आपको 2π/λ बताना है, इसी चीज को k बोलना है, तो k बराबर हो गया 6 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁸। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 3 2 6, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। मीटर इनवर्स क्यों? क्योंकि k बराबर होता है ये लैम्डा की यूनिट होती है मीटर, तो 1/मीटर मीटर इनवर्स, इसलिए आंसर ही हो गया। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी टफ नहीं होता। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है माय डियर, बहुत ईजी होता है। आप तो फिर भी मेरे साथ डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो, आपने हो सकता है मेरे से पढ़ा भी ना हो पहले। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन, भाई और कर लो मजाक हमसे, हम तो बने ही इसलिए ना, मजाक बना रखा बिल्कुल हमारे साथ। लेकिन इसमें भी गलती करेंगे बच्चे कुछ। देखो द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वेक्टर फील्ड, कभी कभी हम जोश में, जैसे मैं भी जोश में बोल रहा था, ऐसे कभी कभी हमें जोश आएगा एग्जाम में और हम इसका आंसर बोल देंगे सी, और हम बोल देंगे गलत। क्योंकि मैंने आपको याद दिलाने के लिए इसलिए बोला था कि बीसी का ध्यान रखना, बीसी कनेक्ट होते हैं आपस में, इसलिए इसने पूछा ये है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, 1/c हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। अब समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्योंकि इसका दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तब जाके ये आएगा ना आपके पास, दोनों तरफ करोगे तो रेसिप्रोकल ऑफ द लाइट, द रेसिप्रोकल ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड associated with an EM wave of propagating along the z axis can be represented by,
द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द ईएम वेव प्रोपेगेटेड। देखो एक ईएम वेव है जो जेड एक्सिस के अलोंग जा रही है, अगर वो जेड एक्सिस के अलोंग जा रही है यानी कि के कैप उसका रिजल्ट है, और हम जानते हैं कि यहाँ पे ई वेक्टर होता है और यहाँ पे बी वेक्टर होता है और प्रोपेगेशन का डायरेक्शन सामने होता है। तो के कैप कब आएगा आपका आंसर, जब आप आई कैप का क्रॉस करोगे जे कैप के साथ। मैंने पीछे बहुत टाइम देके बताया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आई के अलोंग होगा, मैग्नेटिक फील्ड जे के अलोंग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिखेगा अपना वो उसका कुछ पीक वैल्यू होगी और आई के अलोंग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो अपना होगा उसकी भी कुछ अपनी पीक वैल्यू होगी और वो जी के अलोंग होगा। तो ये जहां पे दिख रहा है आपको वो आपका आंसर है। ठीक है, हाँ सर ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ सर आपके पास है हमारे लिए। सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमम मिनिमम एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। मैंने बताया था आपको सेम टाइम वगैरह, ये सही है क्योंकि इन फेज में होते हैं। द एनर्जी, ये प्रॉपर्टी है उसकी, 10 प्रॉपर्टी में से पहली प्रॉपर्टी है, एकदम लिटरली वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी में पढ़ना। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन, बिल्कुल सही बात, ये भी क्वेश्चन भी आया था, आपने देखा कैसे उन्होंने पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, इस बार इसको ऐसे पूछ लिया। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल, क्या है भैया, बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फैक्टर पैरेलल टू यार, ये भी ना यार कैसे कैसे लोग हैं। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। बिल्कुल सही बात है, सन से यहाँ तक लाइट पहुंच जाती है, बीच में बहुत सारा वैक्यूम होता है फिर भी पहुंच जाती है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। इसका मतलब सी ऑप्शन गलत था, इसीलिए हमने उसको राइट मारना, असल में राइट हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी पे गोला मारोगे। आगे बढ़े। ओ भाई यार वो कहाँ पहुंच गया, एक मिनट दोबारा करना पड़ेगा, पढ़ लूंगा फटाफट। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय, पढ़ लिया मैंने, थैंक गॉड। फ्री स्पेस में जो गिवन है वो इतना है, 10 है, कॉस है, उसके बाद 10 की पावर 7 है, टी है प्लस के एक्स है। अब देखो बात को समझो जरा ध्यान से। देखो सबसे पहली बात, वेव इज मूविंग अलोंग, प्लीज ध्यान से बोलो, मूविंग अलोंग, ध्यान से बोलो, मूविंग अलोंग सर नेगेटिव एक्स एक्सेस, गलती से भी पॉजिटिव मत कह देना, नेगेटिव एक्स एक्सेस, क्योंकि ओमेगा टी माइनस के एक्स था वो। तो आप इसको ऐसे समझो, जो एक्चुअल इक्वेशन होती है ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स को, माइनस के एक्स होती थी ना, वो ऐसे हो गई है, देखो ये हो गई है वो, तभी वो प्लस दिख रहा है आपको। तो आप क्या समझोगे, माइनस के इंटू, यानी निगेटिव एक्सेस में जा रहा है एक बात। अच्छा अब हमें और क्या जानकारी मिलती है बाद में पढ़ लेंगे जो लिखा हुआ, लेकिन पहले जानकारी लिख लेते हैं। ई नॉट 10 है इसका, ओमेगा इसका 10 की पावर 7 है, आप कंपैरिजन वगैरह करो। और क्या पूछ रहे सर हमसे, द वेवलेंथ लैम्डा इज अच्छा जी, तो वेवलेंथ सर देखो ओमेगा बराबर 10 की पावर 7 है, तो मुझे बताओ 2 पाई बाई लैम्डा आपके पास, आंखें बंद कर लो सबके सब, ठीक है गलती से लिखा था। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, और न्यू बराबर होता है सर सी बाई लैम्डा, क्योंकि लाइट की स्पीड चल रही है बाई लैम्डा, बराबर 10 की पावर 7। तो हमें लैम्डा पूछ रहे हैं लोग, तो लैम्डा बराबर होगा 2 पाई इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 7, बचा 3 टू जा 6 पाई और एक बचा 60 पाई हो गया। 60 पाई को हम सॉल्व करेंगे, 60 इंटू 3.14, 6 चौको 24, 6 कम 6 2 8, 6 18, दो एक जीरो लगा दो, दो के बाद बढ़ा दो, 188.40, ये सही बात है। इसका मतलब है सर पहला वाला तो सही है, पहला वाला तो सर सही है, पहली वाली बात सही है। द वेव नंबर के इज, अब देखो वेव नंबर पूछा, लेकिन ध्यान रखना वेव नंबर के लिए अलग से कैलकुलेशन मत शुरू हो जाना कहीं। वेव नंबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ये होता है वेव नंबर जिसे हम के कहते हैं। और अगर आप इसे ध्यान से समझोगे 2 पाई बाई लैम्डा यहीं कहीं पे आ रहा है अपना, 2 पाई बाई लैम्डा आ जाएगा अगर 10 की पावर 7 को जस्ट डिवाइड करोगे सी से, 10 की पावर 7 को जस्ट डिवाइड करोगे सी से, तो के हमारा जस्ट आ रहा है। इफ यू आर जस्ट 2 पाई, किसको डिवाइड करोगे बोला था मैंने, 10 की पावर 7 को डिवाइड करोगे सी से, 10 की पावर 7 को डिवाइड करोगे सी से। मैं हूँ भी कि पता नहीं हूँ नहीं यहाँ पे, अभी कोई भरोसा नहीं आ रहा, सब बंद हो जाता है ना कभी कभी, पता चल रहा मैं लगा हुआ बोलने में, ऐसा ही होता है अक्सर तो मेरे साथ। 3 इंटू 10 की ये हो गया 1/30 हो गया। इवन आप इसको ऐसा बोलना पसंद करो क्योंकि 1/3 हम जानते हैं 0.33 टाइप का कुछ होगा, अपॉन में 10 है एक और, तो ये असल में 0.033 टाइप का होगा, मैच कर लो ठीक है। तो इस तरह का ही ऑप्शन है 0.33, नहीं गलत है, 0.33 है, और आप समझ रहे होंगे गलत है ठीक है। द वेव एम्पलीट्यूड इज ना, सर वेव का एम्पलीट्यूड तो बिल्कुल इतना है, ये तो सही है एकदम ठीक है। द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग प्लस एक्सेस, नहीं सर ये भी गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब देखो अगर आप एग्जाम में बैठे होते बाई चांस तो आप इसे कैसे करोगे, मैं एक बारी में देख रहा हूँ, इतना तो श्योर है सर ये स्टेटमेंट गलत है चौथा, तो चौथा वाला गलत है तो ये तो होगा नहीं। द वेव एम्पलीट्यूड इज 10 वोल्ट, ये यानी कि ये तो श्योर है कि सही है, यानी तीसरा जिसमें वो सही होगा, यानी ये और ये में सही होगा, यानी ये भी गलत होगा क्योंकि तीसरा तो 100% सही है जो हम देख के बोल सकते हैं। अब ले दे के बात आई कि दूसरा सही है कि पहला सही है, और दूसरा पहले में आपको 2 बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आप एक ही बार करना, मैंने 2 बार करके दिखाया। अगर आपका पहले में ही कैलकुलेशन में आंसर आ चुका है कि पहला सही है तो ऑब्वियसली फिर इसका ये वाला आंसर सही होना चाहिए, गलत हो जाना चाहिए, और वैसे भी हमने देखा गलत हुआ, एलिमिनेशन से करा हमने। मैं अभी तो आपको करवा रहा हूँ ना मैं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे करना
ठीक है, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, तो कैलकुलेशन बचता है, जानबूझ के बनाए उन्होंने इसलिए कि ताकि आप एलिमिनेशन लगाओ, क्योंकि टाइम को बचाना भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ई वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलॉन्ग है, एक बात देख के पता चल रही है, वेव आपकी एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जा रही है, ये भी देख के पता चल रहा है। बाकी अब आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो बिना बोले ही हम पहले जो काम कर लेंगे वो ये कि ई नॉट तो सर इतना होगा, ये तो हम देख के बोल सकते हैं। ओमेगा टी, ओमेगा सर इतना होगा, देखो सीधा कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, 2 पाई इंटू 10⁻6, आप सीधे समझ रहे हो कि 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी 10⁻6 हर्ट्ज है। ठीक है, डायरेक्टली पता चल रहा है। के एक्स, के की वैल्यू पता चल रही है सर, पाई इंटू 10⁻⁻2 है। पूछ क्या रहे हो भैया, ये तो बता दो। मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी, देखो एक्स के अलॉन्ग चल रही है क्या, बिल्कुल सर, मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सेस तो है, दूसरा भी बोल रहा है, ये तीसरा चौथा तो गलत है। वेव चल तो सर एक्स के अलॉन्ग ही रही है, तो दूसरा पहले में से कोई सही है। बस हमें फ्रीक्वेंसी भी दोनों में सेम है, तो फ्रीक्वेंसी भी दिखी गई हमें बिना किसी कैलकुलेशन के, बस हमें वेवलेंथ निकालनी है। अबे यार, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड से चल रही है, 3 × 10⁸ हो गया, और असल में हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा के लिए हमें न्यू करना पड़ेगा। ठीक है, और न्यू की वैल्यू अगर आप देखेंगे 10⁻6 है, और क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, दिमाग ना इधर का उधर हो गया मेरा, बोल बोल के इतनी देर से। सोचो आप एग्जाम में बैठोगे आपका क्या होगा। डरा रहा था। ठीक है, लैम्डा बराबर सी बाई न्यू होगा, और न्यू हमारे पास सिंपल 10⁻6 है, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻2। मेरे पास लैम्डा इतना क्यों आ रहा है, मेरा पूछा क्या था मेरे से, मेरा लैम्डा 300 टाइप का क्यों आ रहा है, 300 कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे ऑप्शन में। एंड वेवलेंथ, एक मिनट में चेक करूँगा, ठीक है रुक जाओ। अच्छा, यस, नहीं अभी समझ नहीं आया मुझे, के इतना है, रुक जाओ मैं देखना चाहता हूँ। वैसे तो के ये है, हम यहाँ से भी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि के बराबर होता है 2 पाई/लैम्डा, लेकिन मैं वो देखूंगा कि वो गलत क्यों हुआ अभी। ठीक है, वैसे तो हमें ये पता चल रहा है कि लैम्डा बराबर हो गया 2/10⁻², उस हिसाब से लैम्डा 200 आ रहा है, वो तो सही है, आ गया हमारा 200 आ गया। ठीक है, यानी एक तरह से मुझे लग रहा है कि इसका बी ऑप्शन सही होगा, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे गलती क्या हुई है। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, न्यू 10⁻6 है। गजब यार, ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? मैं आपके लिए छोड़ दूँ इस काम को, क्या आप मुझे पता करके बताओगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि 300 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा होगा यार? कभी कभी ना ऐसा हो जाता है, पता है, वक्त जज्बात सब बदलते हैं एक साथ। क्यों हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा, समझ गए क्यों हो रहा था, समझ गया मैं। वो बोल रहे कि भाई ज़्यादा चचा मत बनो आप, प्रणव, ठीक है ना, ये मीडियम में बोला है, क्या बोला है ना, मीडियम में रिप्रेजेंट हो रहा है, आप अपनी मर्जी मत चला दो, यहाँ पे सी मत लिख दो। अगर इतना ही शौक है यहाँ पर तो वी लिखो, और वी को पहले पता करके आओ तब लेमडा निकालो। वो कह रहे इतना ही शौक है अगर आपको, पहले वी पता करके आओ। मैंने कहा सर वो तो पता नहीं है, तो बोल ले तो इसका इस्तेमाल करो ना फिर, इतना सिंपल सा इस चीज़ का, वरना वी पता करो, अब वी कैसे पता करना है फिर उसके लिए अलग कहानियाँ रचनी पड़ेंगी आपको। ठीक, देखो स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर in opposite phase and perpendicular to each other, in opposite phase and parallel to each other, in phase and perpendicular to each other। obviously opposite phase में नहीं होते, opposite phase में नहीं होते, in phase में होते हैं लेकिन parallel नहीं होते, in phase में होते हैं और perpendicular होते हैं, that will be the result। ठीक है, the velocity of electromagnetic wave is parallel to, the velocity of electromagnetic wave is parallel to, हमने देखा है कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के पैरेलल होती है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसी को कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर नाम के एक पॉइंटिंग एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर पड़ा है। पॉइंटिंग वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी ज़्यादा मत रखो उसके बारे में ध्यान। वेवलेंथ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स, अगर इसकी बतानी है तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, यानी लैम्डा बराबर हो गया सी बाई न्यू, सी हो गया 3 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 100 हर्ट्स, दैट इज 10⁻2, 3 × 10⁻6, दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर है, हर्ट्स लगा देना। और ये आपका क्वेश्चन है कि इफ एप्सिलॉन नॉट एंड, देखिएगा ध्यान से, इफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट आर द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिटिविटी फ्री स्पेस, इसमें पूछा गया है कि क्वांटिटी मीडियम द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया, जिसे आप म्यू बोलते हो, म्यू बराबर होता है सी बाई वी, आपको पता होगा ऑप्टिक्स से आता है, और सी तो सी होता है, लेकिन वेलोसिटी को हमने निकाला था पीछे, अगर आपको याद होगा, सी अपॉन एप्सिलॉन आर और म्यू आर होता है, अगर आपको याद होगा, ये दोनों कट गए तो ये कुल मिला के आ रहा है एप्सिलॉन आर म्यू आर। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं,
म्यू बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन आर को, अभी हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आर का मतलब होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्टार्टिंग में बताया था, और म्यू आर का मतलब होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। इसका मतलब एप्सिलॉन आर के प्लेस पे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हम लिख सकते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट, और इसका मतलब म्यू बराबर हो गया ये जो आपको दिख रहा है एप्सिलॉन म्यू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, एंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में इफ़ यू वांट देन यू कैन आल्सो राइट इट लाइक सी, ये भी बोल सकते हैं लेकिन ऐसा दिया नहीं है ऑप्शन में, सी को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रखा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद इसका जवाब दें मुझे और कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ठीक है, हमने ईएम वेव्स के जितने पॉसिबल इससे पहले आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है, इस चैनल में आपने मुझे देखा प्रणव पांडे, यहाँ पर अगर आप और भी चाहते हैं कि अलग अलग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे अलग अलग चैप्टर्स के हैं वो भी मैं कराऊँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरा, आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपने पूरा लेक्चर देखा या नहीं देखा, कहाँ तक देखा, कहाँ तक आपको पता चला, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग करा सकूँ। ठीक है, अगर हम पूरे चैप्टर को ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें एक डेडिकेशन के साथ बैठना पड़ेगा, 1-2 घंटे हमारे एटलीस्ट लगते ही लगते हैं, क्योंकि एक चैप्टर को खत्म कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। इस तरह से अगर हम और करेंगे, अगर मुझे लगेगा कि आप सही तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो और आपको सही लग रहा है, तो फिर हम 3 घंटे 4 घंटे की क्लास ले सकते हैं, ताकि पूरा चैप्टर कवर हो जाए, और ऐसा अगर हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ये तो फिर भी छोटा चैप्टर था। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी टेक केयर, जय हिंद, बाय।